हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आई होप आप सब लोग बिल्कुल मजे में होंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्या बातचीत करने जा रहे हैं बेटा, अपन लोगों ने पिछली सभा में एक चैप्टर शुरू किया है सॉल्ट एनालिसिस। आई होप आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत सारी ट्रिक्स हमने डिस्कस की थी चीज़ों को याद करने की, बहुत सारे लॉजिक समझे थे कि भाई क्या प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, क्या कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, क्या सोडा एक्सट्रैक्ट होता है, क्यों सोडा एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं हम लोग। और हम लोगों ने उसके बाद में बेटा ग्रुप 1 के हम लोगों ने एनायंस का डिस्कशन शुरू किया था, एसिडिक रेडिकल्स का। एसिडिक रेडिकल्स में हमने ग्रुप 1 के आयंस को डिस्कस करना शुरू किया था, जिसके अंदर मैंने आपसे सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट डिस्कस कर दिए थे, राइट। सारे प्रिलिमिनरी हो गए थे डिस्कस। उसके बाद में मैंने कंफर्मेटरी की बातचीत शुरू करी थी, तो हमने दो चीजों के कंफर्मेटरी की बातें करी थी, एक कार्बोनेट आयन और एक हमने किसकी बात करी थी, फटाफट से याद करो, एसीटेट आयन, राइट। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर बेसिक बात करें प्रिलिमिनरी की, तो कार्बोनेट का प्रिलिमिनरी क्या हुआ करता था, हम कहते थे ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलता है कलरलेस ओडरलेस गैस का, और हम उसे क्या मान लेते हैं, CO2, राइट। जब हमने एसीटेट आयन की बात करी थी, तो बेटा इसका तो अलग ही टेस्ट था जो बहुत ही ऑब्वियस था कि आपकी कलरलेस गैस निकलती है पर ओडरलेस नहीं होती है। कैसी स्मेल होती है उसकी, विनेगर लाइक स्मेल होती है, राइट। तो बेटा उसी डिस्कशन के साथ में मैंने डीपीपी दी थी आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने डीपीपी को ट्राई किया होगा, आप लोगों को डीपीपी के क्वेश्चन करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि भाई जो पढ़ा था उसको अप्लाई कैसे करना है। सर क्या सबने किया था वो काम, बेटा अगर किया था बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर कर लेना, पेंडिंग नहीं छोड़ना है, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा आज के डिस्कशन में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना आज का गोल क्या है, ध्यान से सुने बेटा। आज हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रुप 1 के जो बचे हुए रेडिकल्स हैं, जो ग्रुप 1 के रिमेनिंग रेडिकल्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 के रिमेनिंग रेडिकल्स जो हैं उनके कंफर्मेटरी टेस्ट हमें डिस्कस करने थे, वो डिस्कस करते हैं। देन विल बिगिन विद आवर डिस्कशन ऑफ ग्रुप 2। देन हम लोग ग्रुप 2 का डिस्कशन शुरू करेंगे, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं उसके अंदर। पहले प्रिलिमिनरी समझेंगे और फिर उसके कंफर्मेटरी की बातें भी करेंगे, जितना हमें टाइम अलाउ करेगा उतने डिस्कशन हम कर लेंगे, ठीक है साहब। चलो, तो हम लोगों ने बेटा एक ट्रिक सीखी थी। क्या ट्रिक सीखी थी, ग्रुप 1 के एनायंस को याद करने की। ग्रुप 1 के एनायंस के लिए आप लोगों ने एक ट्रिक सीखी थी, क्या सीखी थी, ध्यान से देखना। SST काम नहीं आती, SST काम नहीं आती। क्या क्या था इसके अंदर, ये था हमारा सल्फाइड, ये था हमारा सल्फाइड, ये था हमारा थायोसल्फेट, ये क्या था, C फॉर कार्बोनेट, ये क्या था, N फॉर नाइट्राइट, और A फॉर क्या था, एसीटेट। तो हमने इसको याद करने की ट्रिक सीखी थी कि SST काम नहीं आती। इसके अंदर से क्या क्या आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है बेटा जी, आप लोगों ने अभी तक कार्बोनेट निपटा दिया है ना। आप लोगों ने अभी तक कार्बोनेट निपटा दिया है, आप लोगों ने एसीटेट निपटा दिया है, आपको इनके प्रिलिमिनरी टेस्ट भी पता है, आपको इनके कंफर्मेटरी टेस्ट भी पता है। बेटा एसीटेट आयन का मैंने एक न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट कराया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना, ठीक है। एक बात और सुनो ध्यान से, यदि कार्बोनेट की बात आपको आती है ना, तो आपको बाइकार्बोनेट ऑटोमेटिकली आता है। एज सच बाइकार्बोनेट हमारे सिलेबस में नहीं है, एज सच सिलेबस में नहीं है, बट कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो जो टेस्ट कार्बोनेट के होते हैं वही मेजरली बाइकार्बोनेट के लिए भी हो जाते हैं, ठीक है साहब। कर लेंगे ये वाली बात। तो हम लोग अपना डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे, हमें इन बचे हुए 4 आयंस को डिस्कस करना है पहले, और इनके भी क्या डिस्कस करने हैं, हमें कंफर्मेटरी टेस्ट डिस्कस करने हैं। क्या डिस्कस करने हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट। एक एक करके शुरू करें, चलिए। अगर एक एक करके बातचीत आगे बढ़ानी है तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नाइट्राइट आयन से। बेटा अगर नाइट्राइट आयन के आइडेंटिफिकेशन से शुरू करना है तो सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन ये होगी कि आपको एक सैंपल दिया जाएगा, आपने उस पर कार्बोनेट का टेस्ट करके देख लिया, प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं पास हुआ। कैसे करा प्रिलिमिनरी टेस्ट, आपने उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला, है ना, क्योंकि ग्रुप 1 वाले कौन होते हैं, जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ में या तो गैसेस देते हैं या फिर एसिड के वेपर्स देते हैं। बोलो समझ में आती है वाली बात। तो आपने डाइल्यूट H2SO4 जब उसमें डाला तो आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस नहीं मिला, आपको और चीज क्या, विनेगर लाइक स्मेल नहीं मिली। आपको क्या मिला, आपने जब उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला ना, तो आपको रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दिखाई दिए। आपको क्या दिखाई दिए, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। और यदि आपको रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दिखाई दे गए तो फिर वो किसका टेस्ट करना पड़ेगा, नाइट्राइट आयन का। उसने प्रिलिमिनरी टेस्ट किसका पास किया है, नाइट्राइट आयन के होने का, नाइट्राइट आयन के रेडिकल के होने का। तो देखते हैं पहले वो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता कैसे होगा।
मुंह से बोलना तो आसान है कि डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ जाएंगे, पर समझते हैं कि वो रेडिश ब्राउन आए कैसे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपके सैंपल में नाइट्राइट आयन है और आपने बाहर से डाइल्यूट H2SO4 डाला, मतलब H+ का सोर्स डाला ना, और ये नाइट्राइट आयन आप कैसे लोगे बेटा? याद करो, हम सोडा एक्सट्रैक्ट लेते थे, मतलब सोडियम का सॉल्ट लेते थे। तो ये रिएक्शन एक्चुअली कैसे हो रही होगी? कुछ इस तरीके से हो रही होगी कि आपने NaNO2 लिया होगा और उस पर किसका रिएक्शन करवाया होगा? H2SO4 का। जब ये रिएक्शन करवाया होगा तो क्या हुआ होगा? Na2SO4 बना होगा और साथ में क्या बन गया होगा? HNO2। हमें किस पे काम करना था? HNO2 पे। तो ये सोडियम ने इसको डिसॉल्व कर दिया, राइट? ठीक है साहब, HNO2 पे बात करनी थी, तो मैंने बोला कि जब H+ ने आके अटैक किया या H+ के साथ में रिएक्शन हुई तो HNO2 बन गया। अब आप लोगों ने P ब्लॉक में पढ़ी हुई है एक बात, क्या? HNO2 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाता है। HNO2 क्या दिखाता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब यहां देखो, यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बता रहे हो क्या? तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? बता दो, सुन लूंगा मैं। अच्छा, यस, HNO2 में बच्चों ने बता दिया मुझे जवाब। क्या आ गई नाइट्रोजन पे स्टेट? +3, राइट? अगर यहां +3 आ गई बेटा, यहां क्या है? +5 और यहां क्या है? +2। जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा हो साइमल्टेनियसली, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जब आप HNO2 बनता है, उसको हीट करते हो, तो बेटा वो कैसी रिएक्शन देता है? वो देता है आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये जो आपका HNO3 और NO में कन्वर्ट हुआ, ये जो NO है, NO ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज होके NO2 और हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? NO2 और हाफ O2 में। और ये जो NO2 है ना साहब, NO2 यही है जो रेडिश ब्राउन या ब्राउनिश फ्यूम्स आपको देता है। तो जब आप नाइट्राइट रेडिकल का टेस्ट करते हो तो डाइल्यूट H2SO4 डालने पे जो आपको रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दिखती है, जो आप कहते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है, तो वो इस लॉजिक से दिखती है कि एक्चुअली HNO2 बना होगा जो डिस्प्रपोर्शनेट हो गया होगा HNO3 और NO में। NO उतना स्टेबल नहीं होता, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NO2 में। तो NO2 की फ्यूम्स कैसी होती है? ब्राउन कलर की। प्रिलिमिनरी टेस्ट समझ में आया? प्रिलिमिनरी टेस्ट की फील आई? अब बेटा ये तो है प्रिलिमिनरी की, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ रही है तो हमें लग रहा है कि वो NO2 है, पर हमें अभी तक पक्का नहीं है। पक्का करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पे कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ेगा। इसका क्या करवाना पड़ेगा? कंफर्मेटरी टेस्ट। देखें जरा कंफर्मेटरी टेस्ट कैसा होता है। तो बेटा इसके दो कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ेंगे अपन। एक बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक बेस्ड है, ठीक है, एक सिंपल है थोड़ा। ध्यान से समझो कैसे। मैंने क्या बोला? कंफर्मेटरी टेस्ट में मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरे पास में NO2- का सैंपल है उस पर मैंने किसका रिएक्शन करवाया? CH3COOH का। क्या करवा रहा हूं मैं? एक्चुअली तो यही करवा रहा हूं ना यार, कि मैंने क्या करवाया? जो मेरे पास सैंपल था, जो मेरे पास सोडा एक्सट्रैक्ट था, उसमें मैंने किसका रिएक्शन करवाया? एसिटिक एसिड का। जब मैंने सोडा एक्सट्रैक्ट पे इसका रिएक्शन करवाया तो मेरे पास क्या बना? CH3CONA बना और साथ में HNO2 बना। CH3COONA बना और HNO2 बना। ये मुश्किल बात है क्या समझनी? बेटा कुछ नहीं किया, मैंने आयन एक्सचेंज रिएक्शन करवाया है। इसका कैटायन इसके एनायन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका एनायन इसके कैटायन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो CH3CONA और HNO2 बना। ये जो HNO2 आपका बना यहाँ, ये जो HNO2 आपका बना यहाँ, इस पे आपने फर्दर किसका रिएक्शन करवाया? I- का। ठीक है, इस पे आपने किसका रिएक्शन करवाया? आयोडाइड आयन का एक्वस मीडियम में। तो क्या होगा? तो बेटा HNO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। खुद तो HNO3 और NO में कन्वर्ट हो जाता है, तो खुद तो NO में कन्वर्ट हो जाएगा और इस I- को किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में। इस I- को किस में कन्वर्ट कर देगा? I2 में। जब इस I2 को मैं स्टार्च पेपर पे पास करवाऊंगा, जब इस I2 को मैं स्टार्च पेपर पे पास करवाऊंगा तो यहाँ पे कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है? ब्लू कलर का। तो ये जो ब्लू कलर आता है ये प्रूफ होता है कि भैया यहाँ पे क्या है? नाइट्राइट रेडिकल है। क्यों? क्योंकि अगर नाइट्राइट रेडिकल नहीं होता तो I- कभी I2 में कन्वर्ट ही नहीं होता, और I- अगर I2 में कन्वर्ट ही नहीं होता तो स्टार्च पेपर पे पास करने से कलर ब्लू आता ही नहीं। तो इसलिए ये हमारा क्या माना गया? कंफर्मेटरी टेस्ट माना गया। ये हमारा क्या माना गया? कंफर्मेटरी टेस्ट। आसान रिएक्शन थी बेटा, रटने की बात नहीं है, एक बार गो थ्रू करो समझ जाओगे। इस चैप्टर की खास बात बताता हूं तुम्हें क्या है बेटा। इस चैप्टर में क्या होगा ना, जितना ध्यान से बातों को सुनोगे और जितनी बार लिखोगे, जितना ध्यान से बातों को सुनोगे और जितनी बार लिख लिख के याद करोगे। अभी लेक्चर के टाइम पेन चलाने में टाइम वेस्ट नहीं करना, सुनो बातों को ध्यान से। जब नोट्स रिवाइज करते हो ना सेशन के बाद में, तो जितनी बार लिख लिख के याद करोगे उतना जल्दी याद होगा। और बेटा लिख लिख के बाद में जब भी 2-3 दिन में ना एक बार वीडियो खोल के बैठ जाया करो,
वीडियो खोल के बैठोगे और सुनते रहोगे बातें तो बेटा दिमाग में पिक्चर चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अगर ऐसा हो गया आज पढ़ लिया 15 दिन तक कोई होश ही नहीं है, 15 दिन बाद कुछ याद नहीं रहने वाला, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है ना पढ़ने के लिए। फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, और भी प्रैक्टिस चल रही होती है, टेस्ट हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। तो ये वाली चीज जो है, ये जो चैप्टर है, इस पे पकड़ बनाने का दो ही तरीके हैं, एक तो लिख लिख के याद करो, और दूसरी बात समझ समझ के लिख लिख के याद करो, और दूसरी बात जब भी थोड़े थोड़े दिनों में टाइम मिले एक एक बार वीडियो खोल खोल के बैठ जाओ। छोटे छोटे वीडियोस हैं, चाहे 1.25x स्पीड पे खोल के बैठ जाओ, बस एक बार सुनते रहो क्या चल रहा है। जितनी बार वो चीज नजरों के आगे से जाएगी और लिख लिख के याद करी भी होगी, उतनी पकड़ मजबूत बनती जाएगी टॉपिक पे। ठीक है, अब जैसे यहां देखो, मैंने कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं किया। आप देखो, मैंने NaNO2 को, सोडा एक्सट्रैक्ट को एसिटिक एसिड से रिएक्ट करवाया। बस इतना सोचना था कि एसिटिक एसिड आया है। ये रिएक्शन बचपन से करनी आती है, आयन एक्सचेंज। HNO2 बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्वस आयोडाइड सोल्यूशन से पास करवाया, तो ऑब्वियस सी बात है I- तो I2 में चला जाएगा, खुद NO में चला गया। जो आयोडीन बना उसको स्टार्च पेपर से पास करवाया तो ब्लू कॉम्प्लेक्स आया। तो बात इतनी सी है भाई कि अगर ब्लू कॉम्प्लेक्स आएगा तो समझ में आएगा कि नाइट्राइट रेडिकल है। अगर ये येलो आया होता किसी तरीके से, वॉयलेट आया होता है, कुछ और आया होता तो कोई और चीजें होती, पर ब्लू का मतलब है यहाँ पे नाइट्राइट रेडिकल है। कंफर्मेटरी टेस्ट नंबर 1 समझ में आया गया। अब कंफर्मेटरी नंबर 2, कंफर्मेटरी टेस्ट नंबर 2, ग्रीस रिएक्शन बोलते हैं उसको, दैट्स काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, जिसका फर्स्ट स्टेप तो सेम है, जिसका फर्स्ट स्टेप तो सेम है। अगर फर्स्ट स्टेप सेम है HNO2 बनने तक का, अब देखो क्या होता है। यहां पे बेसिकली क्या बना है, एसीटेट आयन बना है और HNO2 बना है, ये कह सकता हूं क्या मैं? तो अब देखो मैं क्या करता हूं, आप लोगों ने क्या किया, सल्फेनिलिक एसिड लिया। क्या किया? सल्फेनिलिक एसिड। अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ी है स्कूल के अंदर तो वेरी गुड, नहीं पढ़ी तो एक बार के लिए मेरी बात सुन लो। जब ऑर्गेनिक यहां पढ़ाई जाएगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये वाली चीज। ठीक है, अभी के लिए एक बार सुन लो कैसे। सल्फेनिलिक एसिड क्या होता है, देखो सल्फेनिलिक एसिड ये होता है, नाम देखो, सल्फ एनिलिक एसिड। बेसिकली ये जो ग्रुप होता है ये तुम्हारा सल्फोनिक एसिड होता है, ये 10th क्लास से हमें पता होता है, फंक्शनल ग्रुप। ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा अमीन ग्रुप है, पर जब बेंजीन पे NH2 जुड़ा होता है तो इसको हम एनिलीन बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एनिलीन। तो जब सल्फोनिक एसिड को एनिलीन पे जोड़ दोगे तो उस एसिड का नाम हो जाएगा सल्फेनिलिक एसिड। क्या हो जाएगा? सल्फेनिलिक एसिड। ओके, सल्फेनिलिक एसिड था, इस पे मैंने क्या करवाया, CH3CO- सबसे पहले आएगा रिएक्ट करने। इस पे सबसे पहले कौन रिएक्ट करने आएगा? CH3COO-। कहां से आएगा ये देख लो भैया, पिछली वाली रिएक्शन। क्या इसको मैं लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं CH3COO- और HNO2, ये दो चीजें हैं मेरे पास। तो ये जो है ये आपका किस पे अटैक करेगा? जाके सल्फेनिलिक एसिड पे। जैसे ही जाके सल्फेनिलिक एसिड पे अटैक करता है, ये बन जाता है NH3 प्लस CH3COO-। ठीक है, अब क्या हो गया, जो HNO2 बना था साथ में, जो HNO2 बना था, बेटा ध्यान देना, जब भी कोई इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है ना आपके पास में, NH3 प्लस आ गया, एनिलीन पे प्लस आ गया और HNO2 साथ में आ गया, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डायएजोटाइजेशन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एजो का मतलब होता है N ग्रुप, डायएजो का मतलब हो गया 2 N ग्रुप आएंगे साथ में। तो बेसिकली ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? ये H3 हट जाएगा, डबल बॉन्ड N आ जाएगा, एसिटेट आयन आपका एज इट इज रहेगा। तो आपका क्या होगा? डायएजो ग्रुप लग गया यहां पे, बाकी रिंग एक जैसी है। HNO2 की प्रेजेंस जब इसके साथ में आती है तो N डबल बॉन्ड N, CH3COO और नीचे लग गया SO3H, ये बन गया आपका डायएजोनियम कंपाउंड। ठीक है, मतलब एजो ग्रुप बन गया बेसिकली। जब ये बना, अब आपने क्या किया, इस पे बेटा आपने रिएक्ट करवाया इसका, इस पे आपने रिएक्शन क्या करवाया? इसका। आप देखो ध्यान से, आप लोगों ने क्या किया, एक बेंजीन रिंग को इसके फर्स्ट ग्रुप पे जोड़ा है, एनिलीन वाले पे। इसका आयुपैक नाम आपको पढ़ाया जाएगा। जब इसका अटैक करवाया तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो बेटा, क्या यहां मेरे पास में H है क्या? हर जगह पे H तो होगा ही ना, बेंजीन में आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है, sp2 होता है। ठीक है, अगर हर जगह पे H है तो बेटा ये H और ये CH3CO क्या मिलके CH3COOH बनाना चाहेंगे? ध्यान से देखो, ये H और ये CH3CO मिलके क्या CH3COOH बनाना चाहेंगे? हाँ या ना? है ना? अगर ये बनाना चाहेंगे तो मैं बोलूं कि ये दोनों मिलके CH3COH को तो कर देंगे बाहर, ये दोनों मिलके CH3COOH को कर देंगे बाहर।
बचेगा क्या, ये NH2 नीचे और ये सब तो एज इट इज था, ये जहां से H हटा है वहां पे ये बचा हुआ ग्रुप आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये बचा हुआ ग्रुप आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, देखो N डबल बॉन्ड N और ये सल्फोनिक एसिड जुड़ गया आके। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये चीज ना आप लोगों को पढ़ाई जाएगी अच्छे से ऑर्गेनिक में, फुल मैकेनिज्म के साथ। अभी मैं मैकेनिज्म में नहीं एंटर करना चाहता, बट आई रियली वांट, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है तो आप अभी के लिए सवाल अटेम्प्ट कर पाओ बस चीज समझ के। तो बेसिक बेसिक बातों से मैंने समझाने की कोशिश की है। मैंने बोला मैंने सोडा एक्सट्रैक्ट को ना यार पहले एसिटिक एसिड से रिएक्ट करवाया, तो मेरे पास एसीटेट आयन बन गया और HNO2 बन गया। इस एसीटेट आयन को मैंने सल्फेनिलिक एसिड पे जाके अटैक करवाया, सल्फेनिलिक एसिड पे जाके उसने ये कंपाउंड बनाया। अब इस पे जो बचा हुआ HNO2 बना था, जब उसको मैंने डाला तो यहाँ पे डायएजो कंपाउंड बन गया, N डबल बॉन्ड N वाला। अब जब इस डायएजो कंपाउंड पे मैंने इस कंपाउंड का रिएक्शन करवाया तो क्या होगा कि इस वाले पे इधर जो H है ये CH3COO माइनस के साथ में रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना के निकल जाएगा, और ये जो बचा हुआ ग्रुप है वो इस H की जगह आके लग जाएगा। लग गया। ये क्या होती है आपकी, ये होती है डाई। क्या होती है, डाइज। किस कलर की, रेड कलर की। तो जब पिछले वाले कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या हो रहा था, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा था, इस वाले कंफर्मेटरी टेस्ट में रेड कलर की डाइज बन रही है। तो अगर रेड कलर की डाई बनती है यहाँ पे, तो ये भी किस चीज का प्रूफ है कि यहाँ पे नाइट्राइट आयन मौजूद है। क्योंकि अगर नाइट्राइट आयन नहीं होता तो डायएजोटाइजेशन ही नहीं होता, और डायएजोटाइजेशन नहीं होता तो फिर भाई साहब आपकी डाई नहीं बन पाती। क्लियर है। कंफर्मेटरी टेस्ट इसको क्या बोलते हैं, ग्रीस टेस्ट। तो नाइट्राइट आयन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझना इसको ध्यान से एक बार, है ना। क्लियर है। चलो साहब, अगर नाइट्राइट आयन की बात तुम्हें समझ में आती है तो अब हम चलते हैं अगले पे, थायोसल्फेट आयन। इस पे चलते हैं, थायोसल्फेट आयन। मुझे एक बात बताओ, कितने कर लिए अभी तक हमने कवर। हम लोगों ने अभी तक कार्बोनेट कर लिया था, हमने एसिटेट कर लिया था, अब हमने नाइट्रेट कर लिया। अब हमारे तीनों सल्फर वाले बचे हैं, SST बचा है, राइट। तो हम करते हैं पहले थायोसल्फेट, फिर बात करेंगे सल्फाइड और सल्फाइड की। क्लियर है। चलो थायोसल्फेट की बात करें तो जल्दी से बेटा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और याद करो थायोसल्फेट का प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या हुआ करता था। जल्दी से सोचो, थायोसल्फेट का प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या हुआ करता था। हम बोलते थे थायोसल्फेट को जब डाइल्यूट H2SO4 में डाला जाता है तो बेटा आपके पास में व्हाइट टर्बिडिटी आती है और सफोकेटिंग ऑर्डर की आपकी गैस निकलती है, कलरलेस पर सफोकेटिंग ऑर्डर। तो हमने कहा था जो व्हाइट टर्बिडिटी है वो तो किसकी वजह से आई है, सल्फर की वजह से, पर जो आपकी सफोकेटिंग ओडर की गैस निकल रही है वो कौन सी है, SO2, राइट। तो जब आपकी सल्फर की टर्बिडिटी आ रही हो और SO2 गैस निकल रही हो तो ये आपका क्या बताता है, ये आपको ये बताता है कि आपका यहाँ पे कौन सा रेडिकल मौजूद हो सकता है। मैंने नहीं कहा मौजूद है, मैंने कहा मौजूद हो सकता है। किसके चांसेस बना रहा है वो, थायोसल्फेट आयन के। किसके चांसेस बना रहा है, थायोसल्फेट आयन के। अब भैया यहां से तो मुझे यह पता चला कि मौजूद हो सकता है, मौजूद है कि नहीं है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेटरी टेस्ट। अभी मैंने क्या करवाया है, सिर्फ प्रिलिमिनरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट अगर करवाना है तो देखिए ध्यान से, हम ये जो माइनस आयन लिख रहे हैं ना, ये अंडरस्टूड है कि सोडा एक्सट्रैक्ट है, बस हम उसके एनायनिक फॉर्म लिख रहे हैं क्योंकि हमारे काम के एनायनिक फॉर्म है, राइट। तो मैंने क्या करवाया बेटा, मैंने इसको Pb+2 के साथ में रिएक्ट करवाया। जब मैंने इसको Pb+2 के साथ में रिएक्ट करवाया तो क्या होगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा। आयन एक्सचेंज भी क्या हुआ है, यहाँ तो कैटायन और एनायन कंबाइन हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, लेड का टेट्राथायोनेट। लेड का टेट्राथायोनेट नहीं, लेड का थायोसल्फेट, PbH2O3। इसका पीपीटी होता है और इसका पीपीटी कैसा होता है, व्हाइट कलर का। इसका पीपीटी कैसा होता है, व्हाइट कलर का। यहीं पे बात रुकती नहीं है। अब मैंने इसको बॉयल किया, जब मैंने इसको ऑल बॉयल किया तो इस थायोसल्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फाइड में। जब थायोसल्फेट हो गया सल्फाइड में कन्वर्ट, तो जो PbS बना इसका पीपीटी कैसा है, ब्लैक कलर का। जो PbS बना इसका पीपीटी कैसा है आपका, ब्लैक कलर का। ठीक है। तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा बात, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है। थायोसल्फेट के केस में आप बोलते हो कि पहले आपने उसको Pb+2 से पास करवाया तो आपका लेड थायोसल्फेट बन गया जिसका व्हाइट पीपीटी था। अब आपने जब उसको और बॉयल किया तो अल्टीमेटली वो लेड सल्फाइड बन गया जिसका पीपीटी कैसा था, ब्लैक पीपीटी था। तो थायोसल्फेट के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है कि यदि लेड सल्फाइड का पीपीटी ब्लैक कलर का आ जाता है तो वो कंफर्म करता है कि आपका जो आयन आपको मिला है, जो सैंपल आपको मिला है, उसमें जो एनायन है वो किसका है, थायोसल्फेट का है। किसका है, थायोसल्फेट का है। समझ में आई बात, पक्का कर लेंगे, ठीक है साहब। अगर ये वाली बात हुई तो एक टेस्ट और है ये वाला, देखो ध्यान से।
आपने थायोसल्फेट को इस बार क्या किया, Fe3+ के साथ रखा। किसके साथ रखा, Fe3+ के साथ। अगर Fe3+ के साथ में रखोगे तो बेटा सीधी सी बात है, सिंपल सी ये रिएक्शन ध्यान रखो कि ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है क्या, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो इसने इसको तो किस में रिड्यूस कर दिया, Fe2+ में, और ये खुद किस में ऑक्सीडाइज हो गया, टेट्राथायोनेट में। पर ये रिएक्शन आप लिखते हो रिडॉक्स के अंदर, कोई बुराई नहीं है इस रिएक्शन में। अगर आप रिडॉक्स में लिखते हो तो आप यही तो लिखते कि आपने फेरिक आयन जो है उसको क्या किया, थायोसल्फेट की हेल्प से रिड्यूस करवाया, तो ये खुद तो Fe2+ में चला गया, और ये जो थायोसल्फेट है किस में कन्वर्ट हो गया, टेट्राथायोनेट में, राइट। पर बेटा ये ना रिएक्शन यहां से यहां जाने से पहले बीच में एक स्टेज और आती है जहां पे आपका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स। एक स्टेज और आती है जहां पे आपका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स कौन से कलर का होता है, वॉयलेट। क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है क्योंकि ये रिएक्शन तो आपको रिडॉक्स से आती है, आपसे इक्विवेलेंट्स निकलवाता है वो एन फैक्टर वगैरह कैलकुलेट करवा के। आपको समझना ये होता है कि यहां से यहां जाने से पहले बीच में एक कॉम्प्लेक्स वाली स्टेज आती है, और उस कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है, वॉयलेट। कोई पीपीटी नहीं कह रहा हूं मैं, बट वॉयलेट सोल्यूशन बनता है, राइट। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना है कि ये जो बनता है यहाँ पे FeS2O3 कूल है। तो बेटा जी आप मुझे एक बात बताओ, थायोसल्फेट के केस में कैसे बात करेंगे। थायोसल्फेट का प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है जब उसको डाइल्यूट H2SO4 से पास करवाया जाए तो व्हाइट टर्बिडिटी आती है सल्फर की और सफोकेटिंग गैस निकलती है SO2 की, है ना। अब मैंने कंफर्मेटरी टेस्ट में बोला पहला टेस्ट मैं उसको Pb2+ से पास करवा रहा हूं। जब मैं Pb2+ से पास करवा रहा हूं तो कैटायन और एनायन कंबाइन हो जाएंगे, पर जब उस कैटायन और एनायन को जो लेड थायोसल्फेट बना उसको बॉइलिंग वाटर से पास करवाया जाए तो लेड का सल्फाइड बनता है जिसका पीपीटी कैसा होता है, ब्लैक। दूसरा टेस्ट मैंने क्या करवाया, दूसरा टेस्ट मैंने बोला कि जब मैं फेरिक आयन का रिएक्शन करवाऊंगा तो सही बात है वो फेरस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि थायोसल्फेट की तो प्रॉपर्टी है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, परंतु यहां से यहां जाने से पहले वो एक कॉम्प्लेक्स स्टेज से पास होता हुआ जाता है जिसका कलर कैसा होता है, वॉयलेट। जिसका कलर कैसा होता है, वॉयलेट। समझ में आई बात। तो ये हुई आपकी थायोसल्फेट की बात है। बेटा अगर थायोसल्फेट भी समझ में आया तो अब अगला हम क्या करेंगे, SST में हमने T पढ़ लिया, अब S और S पढ़ना है, तो हम लोग सल्फाइड की बात करेंगे। सल्फाइड इज क्वाइट इजी, सल्फाइड इज क्वाइट इजी, व्हाइट इज इजी। अब जो दोनों टेस्ट में पढ़ाने जा रहा हूं ना दोनों ही आसान है, क्योंकि जब सल्फाइड की बात करोगे तो उसकी तो आधी बात मैं तुमसे कार्बोनेट में ही करके आ गया हूं, तो ज्यादा मत्था मारना नहीं है। और सल्फाइड तो बहुत इजी था। डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट क्या कहता था इसका, बेटा इसका डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट ये कहता था, अगर प्रिलिमिनरी टेस्ट की लैंग्वेज याद करवाऊं, कि अगर मुझे एक सैंपल दिया है और उसको मैंने सोडा एक्सट्रैक्ट बना के डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करवाया तो मुझे क्या होगा, मुझे कलरलेस गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल आएगी उसमें से। और अगर रॉटन एग लाइक स्मेल आ गई तो वो एक ही है हमारा सल्फाइड का प्रेजेंस। किसका प्रेजेंस है, सल्फाइड का प्रेजेंस। सल्फाइड का प्रेजेंस है तो आप देखो ध्यान से, अगर मैंने Na2S लिया सोडा एक्सट्रैक्ट और उस पर मैंने क्या करवाया, मैंने उस पर H2SO4 का रिएक्शन करवाया, तो बेटा जी मुझे क्या मिलेगी, मुझे H2S गैस मिल जाएगी। और वो जो H2S गैस आपको मिलेगी वो कैसी होगी, पंजेंट स्मेलिंग होगी, या फिर आप बोलोगे रॉटन एग जैसी स्मेल आएगी उसमें से। कैसी आएगी, रॉटन एग जैसी। मानते हो ये बात, ठीक है। अगर प्रिलिमिनरी पास हो गया तो बेटा इसका कंफर्मेटरी समझना जरा। इसके दो कंफर्मेटरी टेस्ट बताऊंगा जो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे बट इजी इजी। अभी आपने लेड वाली रिएक्शन तो पढ़ी है ना, वैसी एक लेड की रिएक्शन एक और पढ़नी है कि आप लोगों ने को जब मैंने प्रिलिमिनरी टेस्ट पढ़ाया था तो आपको वो टेबल याद होगी, वहां पे लिखा था विच टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक, और मैंने कहा था इस बात को भी छोड़ दो, अभी तो तुम सिर्फ पहचान रखो कि पहचान क्या होती है, ये लेड एसीटेट पेपर क्या बात है हम बाद में सीखेंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने कहा कि ये जो फिल्टर पेपर था जिसको मैंने क्या किया, लेड एसीटेट सोल्यूशन से क्या कर दिया, मॉइस्ट कर दिया। अब उसको मैं वहां ले आया जहां पे H2S गैस है। अगर H2S गैस के एनवायरनमेंट में वो फिल्टर पेपर लेके आऊंगा तो बेटा वो क्या कर देगा, वो ब्लैक पीपीटी बना देगा वहां पे। वही किया है मैंने। देखो Pb+2 का सोर्स लाया, H2S के माहौल के अंदर लेके गया, जैसे ही मैं एक फिल्टर पेपर लाऊंगा जिसपे Pb+2 या फिर ये लेड एसीटेट है मॉइस्चर फॉर्म में लगा हुआ, तो वो जैसे ही H2S के माहौल में जाएगा क्या होगा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, ये CH3CO- इसके H+ के साथ रिएक्ट कर लेगा और Pb+2 इसके S-2 से रिएक्ट कर लेगा। क्या बन जाएगा, PbS। कैसे कलर का, ब्लैक, ब्लैक पीपीटी बन गया। क्लियर है, पक्का कर लोगे, समझ में आई बात। अब आप ये कह सकते हो कि सर आपने तो थायोसल्फेट के लिए भी लेड का यूज किया
और आपने इसके लिए भी लेड का यूज किया और आपने दोनों ही केस में ब्लैक पीपीटी बना दिया, तो ये तो सर हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग बात हो गई है। हमें कैसे समझ में आएगा कि वो थायोसल्फेट है या फिर वो H2- है? तो बेटा पहली बात तो इसका फैसला तो आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट से ही हो जाएगा ना। अगर रॉटन एग लाइक स्मेल आएगी तो सल्फाइड है। कंफर्मेटरी टेस्ट जरूर सेम है, पर रॉटन एग लाइक स्मेल प्रिलिमिनरी लेवल पे हमें कंफर्म कर दी है वो वाली चीज, राइट। और यहां पे सफोकेटिंग ऑर्डर आएगा, बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। तो रॉटन एग और बर्निंग सल्फर में कुछ तो अंतर है। अदरवाइज आपको एक और कंफर्मेटरी टेस्ट भी इसीलिए बताया गया है कि आप वो Fe3+ वाला टेस्ट करा के देख लो, आपको और तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, यहां भी मैं एक और टेस्ट बता रहा हूं। एक तो मैंने लेड वाला बता दिया, तो आसान था। बेसिकली आपने लेड एसिडेट पेपर को क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, सोल्यूशन को ब्लैक कर दिया। अब ये टेस्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछता है वो अपने से। ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, देखना ध्यान से। हमने बोला सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, हमने क्या किया, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। हमने क्या करना है, जो हमारे पास में था सोडियम एक्सट्रैक्ट या सोडा एक्सट्रैक्ट, सोडा एक्सट्रैक्ट ये था हमारे पास में, इसको मैंने किससे रिएक्ट करवाया, इसको मैंने रिएक्ट करवाया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से। देखना ध्यान से क्या होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये होता है। अब ये रिएक्शन जितनी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना उतना ही आसान है। अगर तुम्हें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला पता है तो ये रिएक्शन जितनी इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट जितना इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना उतना ही आसान है। अगर तुम्हें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला पता है तो करना ही क्या है, जोड़ दो सब कुछ। क्या कर दो, जोड़ दो सब कुछ। कैटायन को कैटायन में जोड़ दो, एनायन को एनायन में जोड़ दो। अब देखो यहां एनायन कॉम्प्लेक्स है, तो इस वाले एनायन को इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जोड़ दो, और कैटायन को कैटायन में जोड़ना है। तो यहां Na2S है, इसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में अगर जोड़ा तो हमारे पास क्या होगा, कैटायन और कैटायन जुड़ के तो Na4 बन गया। क्या बताना, कैटायन कैटायन में जुड़ के Na4 बन गया। क्या अब एनायन जो है वो एनायन में जुड़ना चाहिए, तो क्या बनेगा, FeCN5, ये तो एज इट इज था, FeCN5 तो एज इट इज था। यहां क्या बन गया, NOS, NO ऑलरेडी था, सल्फाइड जाके जुड़ गया, NOS। समझ में आई बात, मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया एज इट इज। याद करने का तरीका है ये। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में क्या होता है कि ये जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स बना, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। तो अगर आपके पास में सल्फाइड आयन की प्रेजेंस है, टेस्ट करनी है, रॉटन एग लाइक स्मेल आ गई, वहीं पे ही कंफर्म हो जाता है यार। मोटा मोटी उसका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है ना, वो उसका कंफर्मेटरी जैसा ही होता है, बट स्टिल आपको फॉर्मेलिटी के लिए चेक करना है, तो आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन में उसको डाल दो, सोडा एक्सट्रैक्ट को। अगर पर्पल कलरेशन आपको मिल जाता है, दैट मीन्स आपका टेस्ट कंफर्म है, आपके पास में सल्फाइड रेडिकल ही मौजूद है। समझ में आ गई बात अच्छे से? थायोसल्फेट क्लियर है, सल्फाइड क्लियर है, चलो ओके। अगर ये वाली बात समझ में आती है तो हम चलते हैं अगले पे, सल्फाइड आयन और हमारा ग्रुप 1 का आखिरी आयन। क्या सही बोल रहा हूं मैं? हमारा ग्रुप 1 का आखिरी आयन, ये दोनों भी हमने कवर कर लिए है ना, सिर्फ ये बचा है। एक और बात सुनो, जनरली सल्फाइड आयन कवर हो गया तो HS- भी कवर मान लो। जनरली ये कवर हो गया तो इसको भी कवर मान लो, ठीक है। सल्फाइड, सल्फाइड का प्रिलिमिनरी याद करना जरा, सल्फाइड का प्रिलिमिनरी याद करो जरा, क्या हुआ करता था, जल्दी जल्दी याद करो। सल्फाइड का प्रिलिमिनरी क्या हुआ करता था? हम बोलते थे कि सल्फाइड का प्रिलिमिनरी तो सर ये होता है कि बेसिकली जब इसको डाइल्यूट H2SO4 में डालते हैं ना, तो सर क्या होता है हमारे पास में कलरलेस गैस निकलती है जिसमें बर्निंग सल्फर की सफोकेटिंग ओडर आता है। तो हमने कहा था वो क्या है, SO2 है ना। और अब हमने क्या किया, सोडा एक्सट्रैक्ट लेना चाहिए था, बट हमने यहां पे कैल्शियम के साथ में उसका सॉल्ट लिया है। रीजन अभी बताऊंगा थोड़ी सी देर में। मैंने कैल्शियम के साथ सॉल्ट लिया है, रीजन क्यों लिया, इसको सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं लिया, अभी बताता हूं थोड़ी देर में। सुनना मेरी बात ध्यान से। पर अगर मैंने सल्फाइड आयन का रेडिकल लिया और उस पर डाइल्यूट H2SO4 डाला, यदि मेरे पास सल्फाइड आयन है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो देखो यहाँ क्या होगा, कैटायन और एनायन तो मर्ज हो जाएंगे, Ca2+ SO4 2- के साथ मिलके CaSO4 बना लेगा। अब H2 है, ये SO3 के साथ मिलके H2SO3 बना लेगा। और ये जो H2SO3 इतना स्टेबल नहीं होता है, किसमें टूट जाता है, H2O में और SO2 में। तो यही तो मैंने आपको यहां पे दिखाया भी है कि CaSO4 तो बन गया था, पर सल्फ्यूरस एसिड उतना स्टेबल नहीं होता, वो टूट गया H2 और SO2 में, क्योंकि SO2 निकली है। दिस इज द प्रूफ कि यहां पे क्या है, सफोकेटिंग ओडर है और कलरलेस गैस है। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट इस तरीके से पता चलता है कि इसमें सफोकेटिंग ओडर की गैस निकल रही है। बोलो समझ में आई क्या ये बात? ध्यान से देखो, पानी पी लेते इतने में।
जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट तो क्लियर है आई गेस, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर प्रिलिमिनरी क्लियर है तो अब देखो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपके पास में क्या बनता है, CaSO4 बनता है, वाटर बनता है और SO2 गैस निकलती है। क्या ऐसा ही कुछ हुआ करता था जब हम कार्बोनेट का टेस्ट करते थे क्या, कि वहां पे क्या होता था, आपने बोला था कि आपने कैल्शियम का लिया था कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट जब आपने वहां पे लिया था और उसको आपने डाइल्यूट H2SO4 से भाई पास भी किया था, तो आपके पास में क्या बना था, CaSO4 और कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के साथ भी यही हाल था, वो स्टेबल नहीं था, तो वो भी किस में टूटा था, H2O में और CO2 में। क्या सिमिलर टाइप की रिएक्शन होगी क्या यहाँ भी, क्या सिमिलर टाइप की रिएक्शन है क्या यहाँ भी? अगर सिमिलर टाइप की रिएक्शन हो गई तो वहां अगला स्टेप क्या होता था बेटा, लाइम वाटर टेस्ट। क्या होता था, लाइम वाटर टेस्ट। आप CO2 को किससे पास करवाते थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, या तो लाइम वाटर से पास करवाते हैं बेटा, ये बेरिटा टेस्ट कहते हैं। या तो लाइम वाटर टेस्ट करते हो आप, या फिर बेटा बेरिटा वाटर से पास कराते हो। बेरिटा वाटर क्या होता है, BaOH होल ट्वाइस। या तो लाइम वाटर से पास करवाते हो या बेरिटा वाटर से पास करवाते हो। अभी हम लाइम वाटर अगर पढ़ रहे हैं तो मैंने इस SO2 को क्या किया, COH होल ट्वाइस से पास करवाया, तो ये क्या करेगा बेटा, ये सोल्यूशन को कैसा कर देगा, मिल्की कर देगा। सोल्यूशन को कैसा कर देगा बेटा, ये मिल्की कर देगा। ठीक है साहब, अगर इसने सॉल्यूशन को मिल्की कर दिया, अगर इसने मिलके सॉल्यूशन को कर दिया मिल्की, CaSO3 आ गया, तो ये मिल्कीनेस कब तक रहेगी, मिल्कीनेस आ जाएगी सॉल्यूशन में। पर अगर मैं लंबे समय तक SO2 और वाटर डालता रहूं, अगर मैं लंबे समय तक SO2 और वाटर डालता रहूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सल्फाइट आपका जाके कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइट में, जो कि कैसा होता है, सॉल्युबल, जो कि कैसा होता है, सॉल्युबल। बेटा याद करो, क्या सेम टेस्ट कार्बोनेट के लिए हुआ करता था क्या, कार्बोनेट के लिए मैं क्या कहता था, मैं बोलता था यदि मैं मेरे लाइम वाटर को कार्बोनेट आयन से पास करवाऊं, नहीं कार्बोनेट आयन से पास क्यों करवाऊं, मैं इसको किससे पास करवाऊं, CO2 गैस से पास करवाऊं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मेरे पास में जो CaCO3 बनेगा वो क्या होगा, वापस से इस तरीके से बन जाएगा, मिल्कीनेस आ जाएगी सॉल्यूशन में। और ये मिल्कीनेस जब तक आती रहेगी जब तक मैंने ये प्रोसेस करता रहा। बट यदि मैं प्रोलॉन्ग समय तक, यदि मैं लंबे समय तक CO2 वाटर पास कराता जा रहा हूं, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट में। ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट में, जो कि कैसा है, सॉल्युबल है, जो कि कैसा है, सॉल्युबल है। क्या सेम प्रोसेस ही यहां हो गया क्या बेटा? दिस इज द रीजन कि मैंने सोडा एक्सट्रैक्ट ना लेके मैंने कैल्शियम का ही सॉल्ट लिया यहां पे, क्योंकि बेटा उसकी मिल्कीनेस और उससे बायसल्फाइड समझना इजी रहता। ठीक है, उसकी मिल्कीनेस और उसका बायसल्फाइड समझना हमारे लिए इजी रहता, बस ये पर्पस था, और कोई खास पर्पस नहीं था। ठीक है, लैब्स में भी ये लोग इसी को यूज करते हैं, इसी पर्पस की वजह से। ठीक है साहब, सल्फाइट आयन का लाइम वाटर टेस्ट क्या सबको क्लियर हो गया क्या, सबको क्लियर हो गया? अब मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको क्या बात बताई थी, कि जैसे CO2 जो है वो आपके लाइम वाटर को, जो आपका CO2 जो है वो आपके लाइम वाटर को कैसा कर देता है, मिल्की, ठीक उसी प्रकार जो आपका SO2 है वो भी आपके लाइम वाटर को कैसा कर देता है, SO2 भी आपके लाइम वाटर को कैसा कर देता है, मिल्की। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहां क्या होगा? तो हमने बोला था यहां तक दोनों के लिए बात सेम है, तो शायद हम डिस्टिंग्विश ना कर पाए। अगर हम प्रिलिमिनरी टेस्ट के भरोसे नहीं जा रहे, सिर्फ कंफर्मेटरी की बात कर रहे हैं, तो यहां तक दोनों में बातें सेम है, तो हम विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कौन सी गैस है, हम डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। तो फिर हमने क्या अपनाया था डिसीजन, हमने कहा था कि एक फिल्टर पेपर लो, हमने क्या कहा था, एक फिल्टर पेपर लो और उसको किससे पास करवाओ, उसको पास करवाओ एसिडिफाइड K2Cr2O7 से। उसको किससे पास करवाओ, एसिडिफाइड K2Cr2O7 से। क्या होगा, जब इस फिल्टर पेपर को एसिडिफाइड K2Cr2O7 में डिप करके तुम इस सोल्यूशन पे लाओगे या इस गैस के एटमॉस्फेयर में लाओगे, तो बेटा यहां पे क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा फिल्टर पेपर। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक फिल्टर पेपर लिया, उसे एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन से पास करवाया, और जब उसको तुम SO2 गैस के कांटेक्ट में लाओगे तो दैट फिल्टर पेपर विल टर्न
ग्रीन. वाई इट विल टर्न ग्रीन? याद करो बेटा जी, मैंने आपको पढ़ाया था, Cr2SO4 होल थ्राइस बन जाता है. क्या बन जाता है? Cr2SO4 होल थ्राइस. अगर ये बन जाता है, अगर ये बात समझ आती है तो ध्यान से देखो, यही तो लिखा है कि जो फिल्टर पेपर एसिडिफाइड K2Cr2O7 में डिप होता है वो कैसा हो जाता है? ग्रीन. बेटा इसका फंडा समझ आ गया क्या? SO2 क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट. अगर SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद तो क्या होगा? +4 से +6 सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. पी ब्लॉक में पढ़ चुके हो आप. और डाइक्रोमेट में क्रोमियम को +6 से क्या कर देगा? +3 में रिड्यूस कर देगा. डाइक्रोमेट में क्या कर देगा? +6 से +3 रिड्यूस कर देगा. ऑरेंज से क्या कर देगा? ग्रीन कर देगा. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना. अगर आपने SO2 की बात करी है, अगर आपकी SO2 गैस की ही बात हो रही है, तो बेटा SO2 गैस के लिए आपने बोला कि यदि इसे एसिडिफाइड K2Cr2O7 सोल्यूशन के फिल्टर पेपर से पास करवाते हैं तो आपके पास में क्या आता है? ग्रीन कलर आता है. और सेम चीज अगर मैं एसिडिफाइड KMnO4 से भी पास कराता हूं, अगर सेम चीज मैं एसिडिफाइड KMnO4 से भी पास करवाता हूं तो मेरे पास में क्या आता है बेटा? लाइट पिंक कलर आता है. या तो लाइट पिंक कलर आता है या मैं बोल दूं कलरलेस सोल्यूशन हो जाता है. आप बेसिकली बोलते हो डीकलराइज भी कर दिया, मे भी कई बार ये बोलते हैं. तो लाइट पिंक और कलरलेस. एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि इस पे सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं. ये जो टेस्ट है ना तुम्हारा ग्रीन वाला, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सल्फाइड नहीं देता, तुम्हारा सल्फाइड भी देता है और तुम्हारा नाइट्राइट भी देता है. ये बात प्लीज याद रखना. अभी भले ही तुम हल्के में ले लो, पर बेटा ये 1 करोड़ रुपए की बात बन जाएगी जब एग्जाम में सवाल आ जाएगा और हमें कुछ नहीं आएगा. बहुत पछताएंगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे. तो पछताना नहीं है आपको, ठीक है? ध्यान रखना इस पे. सल्फाइड और NO2- तीनों के तीनों आपका ये वाला टेस्ट जो है एसिडिफाइड K2Cr2O7 वाला, वो पास करते हैं, उसको ग्रीन कर देते हैं. ठीक है साहब? तो मैंने आपको सल्फाइड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा बताया? लाइम वाटर वाला है, बेरिटा वाटर वाला. मैंने आपको समझाया कि कैसे यहां पे मिल्कीनेस डिसअपियर भी हो जाती है. समझ में आ गई थी हमें बात? इस तरीके से हंसते खेलते बातें करते करते ही हम लोगों ने क्या ग्रुप 1 के सारे रेडिकल्स डिस्कस कर दिए? क्या इस तरीके से बातें करते करते हमने ग्रुप 1 के सारे रेडिकल्स डिस्कस कर दिए? सबके कंफर्मेटरी टेस्ट अब आपको पता है, सबके कंफर्मेटरी टेस्ट आपको पता है ना अच्छे से? ठीक है, इसको आप रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, फिर देखते हैं कितनी बातें आप रिटेन कर पाते हैं. और मैंने तरीका आपको बता दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो. जब नोट्स रिवाइज करते हो तो लिख लिख के रिएक्शंस को याद करो. एक बार जो मैंने समझाई समझी, फिर उसको लिख के याद करो घर पे रिवाइज करते हुए. उससे क्या होगा ना, एक बार जब खुद सारी रिएक्शंस खुद से लिख लोगे तो दिमाग में सेट हो जाएंगी, फिर उसको तुम्हारे दिमाग से कोई नहीं निकाल सकता. क्लियर है साहब? आगे बात करें. चलो, जब ग्रुप 1 हो गया तो बेटा अब हमारे क्या बचे? ग्रुप 2 और ग्रुप 3. तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन ग्रुप 2 का. हम लोग किसका डिस्कशन शुरू करते हैं? ग्रुप 2 का. तो ग्रुप 2 एक बार याद दिलाओगे क्या जरा? मैं भूल रहा हूं. ग्रुप 2 के एसिडिक रेडिकल्स कौन से होते थे? तो हमारे होते थे CBI ऑन. याद है आपको? हम पढ़ते थे CBI ऑन. CBI ऑन में हम कौन कौन से पढ़ते थे? हम बोलते थे Cl-, हम बोलते थे Br-, हम बोलते थे I-, हम बोलते थे ऑक्सिलेट और हम बोलते थे नाइट्रेट. राइट? हम क्या क्या बोलते थे? हम बोलते थे क्लोराइड, हम बोलते थे ब्रोमाइड, हम बोलते थे आयोडाइड, हम बोलते थे ऑक्सिलेट एंड हम बोलते थे नाइट्रेट. ये जो आपके रेडिकल्स हो जाते हैं, ये कौन से रेडिकल हो जाते हैं आपके ग्रुप 2 के? इसकी ट्रिक क्या थी? CBI ऑन. इसकी ट्रिक क्या थी? CBI ऑन. क्लियर है? अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से. अगर CBI ऑन वाली आपकी ट्रिक है, ग्रुप 2 के बारे में बातचीत करनी है, तो पहले हम इसके लिए क्या करने वाले हैं बेटा? पहले हम इसके लिए बात करने वाले हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट की. पहले हम इसके लिए क्या बात करने वाले हैं? प्रिलिमिनरी टेस्ट की. पहले हम बात करने वाले हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट. आफ्टर दैट लेटर ऑन हम इसके बारे में क्या बात करेंगे? कंफर्मेटरी टेस्ट. हम क्या बात करेंगे यहां पे?
कंफर्मेटरी टेस्ट। हाँ, तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा भाई, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को एक सैंपल दिया गया, आपने उसका सोडा एक्सट्रैक्ट बना लिया, आपने उस पर डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। अगर आपके पास में कोई वॉलेटाइल प्रोडक्ट बन रहा है, या तो गैसेस बन रही हैं या एसिड के वेपर्स बन रहे हैं, तो आप वहीं रुक गए, आपको समझ में आ गया ग्रुप 1 का है, आपने उसके अलग अलग कंफर्मेटरी टेस्ट करने शुरू करे बेस्ड ऑन जो आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट का रिजल्ट मिल रहा था। परंतु यदि डाइल्यूट H2SO4 डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यदि डाइल्यूट H2SO4 डालने पर कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो अब आप क्या समझोगे, आपको यह समझ में आएगा कि भैया ये ग्रुप 1 का तो है ही नहीं, अब या तो ये ग्रुप 2 का है या ग्रुप 3 का है। अगर वो ग्रुप 2 का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब उसमें ऐड करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर मैं डालूंगा तो मुझे क्या क्या प्रेजेंस मिल सकती है, मुझे इनमें से कोई एक आयन की प्रेजेंस वहां पे पता चल जाएगी। अब वो कैसी प्रेजेंस होगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनका पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट, फिर मुझे उनका क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेटरी टेस्ट। बोलो कहानी समझ में आई क्या? क्या तुम लोग को एक सीक्वेंस क्लियर हुआ दिमाग में कि हम क्या करना चाह रहे हैं और उससे हमें क्या मिलेगा? पक्का? कोई भी सैंपल अगर अब तुम्हें दिया जाएगा लैब में, तो क्या तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बिल्कुल फिट है क्या? सबसे पहले एनायन की टेस्टिंग अगर करनी है, एसिडिक रेडिकल की टेस्टिंग अगर करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी पुटिंग डाइल्यूट H2SO4, यू विल सी कुछ ऑब्जर्व होता है क्या, नहीं हुआ तो द नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ, अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर हमें कहां जाना पड़ेगा, ग्रुप 3 पे। पर ग्रुप 3 से पहले यार ग्रुप 2 तो समझ लें, देखे तो सही है क्या होता है। तो क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हो तो फिर से वही बातें होती हैं कि या तो आपकी गैसेस निकलेंगी या आपके क्या निकलेंगे, एसिड के वेपर्स निकलेंगे। अब वो कैसे निकलेंगे, किस केस में क्या निकलेंगे, उसके लिए क्या करवाने पड़ेंगे हमें, प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो आओ देखते हैं इन सबके प्रिलिमिनरी टेस्ट से क्या मिलता है। देखिए भाई, क्या हम साथ साथ हैं? अगर हम साथ साथ हैं तो देखो ध्यान से प्रिलिमिनरी टेस्ट देखिएगा। मैंने बोला सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बोला मैं चेक करता हूं Cl- रेडिकल के लिए। यदि मेरा Cl- रेडिकल का कोई सैंपल है, कोई सैंपल है, मैंने माना उसमें अगर Cl- मौजूद है, मैंने उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया होगा उसके सोडा एक्सट्रैक्ट में। हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सोडा एक्सट्रैक्ट को मत भूलिएगा, सोडा एक्सट्रैक्ट को नहीं भूलना है, एक्सेप्ट सल्फाइड का केस और कार्बोनेट का केस, राइट? उसके रीजंस, फॉर ऑब्वियस रीजंस, यू नो दैट। बट हाँ, कोई सैंपल है, उसका सोडा एक्सट्रैक्ट है, आपने उसमें क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो क्या ऑब्जर्व होना चाहिए, तो बेटा आपको ऑब्जर्व होगी एक कलरलेस गैस जिसकी पंजेंट स्मेल है। ये आगे वाली बात पे हम ध्यान नहीं देंगे अभी, वो हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हुए देखेंगे। कलरलेस गैस जिसकी कैसी स्मेल है, पंजेंट स्मेल। अगर कलरलेस गैस की पंजेंट स्मेल है तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे आपके HCl गैस के वेपर्स हैं। और अगर HCl गैस के वेपर्स हैं तो बेटा यही है, एसिड वेपर्स अगर निकल गए तो उसने किसकी प्रेजेंस को कंफर्म कर दिया, Cl- की प्रेजेंस को कंफर्म कर दिया। मैंने बोला था वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स निकलेंगे या तो गैसेस या फिर एसिड के वेपर्स, राइट? पक्का समझ में आ जाएगा? कैसी गैस, कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करनी है बेटा तो आगे बात करते हैं अगले सैंपल की। मैंने कोई सैंपल लिया सोडा एक्सट्रैक्ट का, उसमें मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला। अब यदि मुझे कहा गया कि वो Br- का सैंपल हो सकता है तो फिर उसकी निशानी क्या होगी? अगर वो Br- का सैंपल हो सकता है तो उसकी निशानी ये होगी कि वहां पे आपको रेडिश ब्राउन गैस दिखाई देगी। वहां आपको क्या दिखाई देगी, रेडिश ब्राउन गैस दिखाई देगी विद पंजेंट स्मेल। देखिएगा, पहली बात तो यही क्लियर हो गई कि Cl- के केस में कलरलेस गैस आ रही थी, परंतु यहां कैसी गैस आ रही है, कलर्ड गैस आ रही है। कैसी गैस आ रही है, कलर्ड गैस आ रही है, रेडिश ब्राउन गैस है, और ऊपर से उसकी स्मेल भी पंजेंट है। तो कलर और ओडर दोनों ही इसके अंदर है। और आपने बोला अगर ऐसा हो गया तो आपके पास में वो कौन सी गैस है, Br2 गैस। एंड दिस actually gives you an indication. I'm not saying this confirm, I'm saying this give you an indication कि आपका रेडिकल कौन सा है, Br-। ठीक है? अब बेटा जो रेडिश ब्राउन कलर है इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो आप समहाउ। कैसे बढ़ा सकते हो, आप इसमें MnO2 डाल दो, ये पढ़ेंगे हम रिएक्शन क्या होती है। क्या करते हो आप, इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, क्या कर दो, MnO2 डाल दो। ओके, चलो जी, अगर ये बात समझ में आती है तो आगे बात करते हैं। अब मैंने बोला सपोज करो तुम्हारे पास कोई सोडा एक्सट्रैक्ट का सैंपल है, उसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला। जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला लाला तो ध्यान से देख, वहां पे इस बार क्या आ रहे हैं, वॉयलेट वेपर्स आ रहे हैं।
भाई यहां पे कलरलेस थे, यहां पे आपके रेडिश ब्राउन थे, परंतु यहां क्या थे, वॉयलेट। यार वॉयलेट तो अब इतनी बार सुन चुके हैं, इतनी बार सुन चुके हैं कि नींदों में भी बता देंगे कि ये तो किसकी प्रेजेंस को कंफर्म करता है, I2 की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। और यदि I2 की प्रेजेंस को कंफर्म करता है तो अभी थायोसल्फेट में भी पढ़ के आए हैं, ये स्टार्च पेपर को कैसा कर देता है, ब्लू कर देता है। ये किस रेडिकल का कंफर्मेशन है, I-। ये किस रेडिकल का कंफर्मेशन है, I-। तो वॉयलेट कलर बड़ा सॉर्टेड है हमारा, वॉयलेट से हमें समझ में आ जाती है बातें। परंतु बाबूजी धीरे चलना, थोड़ा बचना, वॉयलेट कलर एक जगह और देख चुके हो तुम लोग। कहां देख चुके हो, थायोसल्फेट में। जब Fe3+ थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करके Fe2+ में रिड्यूस हुआ था तो बीच में एक कॉम्प्लेक्स बना था जो किस कलर का था, वॉयलेट कलर का था। तो दिमाग से काम लेना, जल्दीबाजी में नहीं, ठीक है। पक्का फोड़ देंगे कि फूट जाएंगे, बेटा यहां मत फूट जाना, भारी पड़ेगा जेई एडवांस के अंदर, ठीक है। अगर जेई एडवांस फोड़ना है तो फिर इसको फोड़ना पड़ेगा ढंग से, क्लियर है। चलो साहब इसके क्वेश्चन करवाऊंगा ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 पूरे एसिडिक रेडिकल्स खत्म करते हैं, फिर इसके कुछ अच्छे सवाल लगाएंगे। यू विल एक्चुअली गेट द फील कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम एंड हाउ आर वी सपोज्ड टू अटेम्प्ट इट। कूल, ऑल राइट, ठीक है साहब। आगे बात करते हैं। मैंने बोला कि मुझे तो भैया Cl- Br- I- के रेडिकल की पहचान तो प्रिलिमिनरी वाइज तो समझ आ गई कि सर कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल है Cl-, क्योंकि क्लोरीन HCl गैस के वेपर्स हैं वो। अच्छा सर अगर रेडिश ब्राउन गैस है वो भी पंजेंट स्मेल है तो फिर Br2 के वेपर्स हैं वो, और हमारे पास Br- रेडिकल है। सर अगर वॉयलेट गैस है तो हमारे पास वो किसकी है, I2 की बात है। परंतु अब एक बात और सुनो, यदि आपके पास में रेडिश ब्राउन फ्यूम निकल रही है, फिर से एक सैंपल लिया और आपने उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, जिंदगी इतनी आसान होती तो बात ही क्या होती। मैंने बोला एक सैंपल लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, रेडिश ब्राउन फ्यूम निकले। भैया तुम तो चिल्ला चिल्ला के कह दोगे Br-, पर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो Br- ही हो, वहां पे NO3- भी हो सकता है, क्योंकि NO3- में भी क्या निकलते हैं, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। तो फिर क्या करेंगे प्रिलिमिनरी लेवल पे, यहां MnO2 डाला था तो हमने देखा था कि उसकी रेडिश ब्राउन फ्यूम इंटेंसिफाई हो गई। तो अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम MnO2 डालने पे इंटेंसिफाई हो रही है तो वो कंफर्म करता है प्रिलिमिनरी वाइज कि वो Br- का रेडिकल हो सकता है, क्योंकि इस वाले केस में MnO2 डालने से रेडिश ब्राउन फ्यूम इंटेंसिफाई नहीं होती। अगर MnO2 डालने पे नहीं हो रही तो फिर आप क्या करो, कॉपर टर्निंग्स डालो। अगर कॉपर टर्निंग्स डालोगे तब वो अगर इंटेंसिफाई हो गया तब आप बोलोगे कि अच्छा वो NO2 गैस है और वो नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस को क्या कर रही है, कंफर्म कर रही है। बेटा 1 मिनट का समय लीजिए, ध्यान से इसको देखिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए, एक बार पढ़ लो, पढ़ना बहुत जरूरी है। एक चीज तो छूट ही गई, मैंने तो बोला था आपके ग्रुप 2 में कौन कौन होते हैं भाई, CBI ऑन, कौन कौन होते हैं CBI ऑन। मैंने ओ की तो बात ही नहीं करी है। अगर मैंने ओ की बात नहीं करी है तो ओ की बात सुन लो ध्यान से, यहां पे ही बता देता हूं जल्दी से। आपका अगर ऑक्सिलेट का प्रेजेंस आप चेक करना चाहते हो C2O4 का, तो जब इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं ना, तो हम बोलते हैं, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं ना, पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में, तो हम बोलते हैं यहाँ CO गैस और CO2 गैस दोनों ही निकलती हैं, दैट टू विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। अब सर अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस निकला तो हम तो कार्बोनेट से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो लाला पागल है क्या, कार्बोनेट से कैसे कंफ्यूज हो जाएगा, वहां पे ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलता था, तेरी बात सही है, पर वहां डाइल्यूट H2SO4 से निकलता था। यहां तू क्या यूज कर रहा है, concentrated, and if you are using concentrated, this itself is the proof that you are anyways dealing with the group 2 radicals. If you are dealing with the group 2 radicals, then you are getting brisk effervescence. That is primary indication that there can be the presence of oxalate ion, oxalate radical in your provided sample. All right, ठीक है साहब। तो ये हो गया आपका ऑक्सिलेट का। देख लो एक बार इस टेबल को ध्यान से, एक बार तसल्ली से देख लीजिए। ठीक है साहब, देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आई बात। भाई देखो एक बार पढ़ने में थोड़ा तो वियर्ड लगेगा ही, पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर, है ना, बट थोड़ा थोड़ा मेरा साथ दो, थोड़ा थोड़ा चीजों को समझो,
समझ आएंगी बातें। रिवाइज करोगे थोड़ा और बेटर लगेगा, एक बार और रिवाइज करोगे और बेटर लगेगा। जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा समझ आता जाएगा, उतनी फील आती जाएगी। पढ़ना जरूरी है इसके लिए, है ना, क्योंकि नया चैप्टर है थोड़ा। चलो साहब आगे बात करते हैं। अगर हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट में फील आ गई है तो अब समय आ चुका है कि हम क्या शुरू कर दें इन सबके, कंफर्मेटरी टेस्ट। हम क्या शुरू कर दें इन सबके, कंफर्मेटरी टेस्ट। एक एक करके बातचीत करें। बेटा सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं Cl माइनस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हैलोजेंस को निपटाते हैं एक साथ, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनको एक बार निपटा दें। फिर हमारे दो ही बचेंगे, ऑक्जेलेट और नाइट्रेट। नाइट्रेट को पढ़ेंगे, ऑक्जेलेट को लास्ट में पढ़ेंगे। ऑक्जेलेट बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या नहीं होता, बहुत छोटा पार्ट है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। ग्रुप 2 निपटा के ही आज की क्लास खत्म करेंगे आज अपन, ठीक है साहब। एक एक करके बातचीत करते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बात करी क्लोराइड आयन। सबसे पहले मैंने आपसे बात करी किसकी, क्लोराइड आयन की। तो बेटा जी ध्यान से देखो, उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता था, वही अपना सीक्वेंस रहेगा जो अपन ने ग्रुप 1 में किया था। पहले उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट का रिएक्शन समझेंगे और उसी के साथ फिर उसका कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे। तो बेटा पहले मैंने इसका प्रिलिमिनरी कराने की कोशिश करी है, इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट करवा के। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट कराने की कोशिश की तो देखो ध्यान से क्या होगा कि जब आपका Cl माइनस, कैसे होगा Cl माइनस, सोडा एक्सट्रैक्ट में NaCl में, जब वो NaCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे कि आपका NaCl आया, वो आपका H2SO4 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जब रिएक्ट करा तो क्या होगा, HCl तो आपका बना ही बना, साथ में NaHSO4 बन गया। इसके कैसे थे, वेपर्स निकल गए, और इसी के वेपर्स तो थे जो हमें क्या कह रहे थे, कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल। फिर मैंने कहा कि यहीं पे रुकती नहीं है बात। एक्चुअली क्या होता है, ये जो HCl के फ्यूम्स वेपर्स निकलते हैं, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाली रॉड जहां पे डिप है, अगर वहां पे इसके वेपर्स पहुंच गए तो बेटा आपके व्हाइट फ्यूम्स निकलने लग जाएंगे अमोनियम क्लोराइड के। इसके व्हाइट फ्यूम्स किसके निकलने लग जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड के। तो ये जो HCl गैस यहाँ पे निकली थी, अगर आप उसको एक सिस्टम के पास लेके जाओ जहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में रॉड डिप्ड है, तो वहां पे व्हाइट फ्यूम्स निकलने लग जाएंगे। व्हाइट फ्यूम्स निकलने लग गए। अब मैंने कहा था कि एक टेस्ट और होता है। एक और टेस्ट क्या होता है बेटा, आप लोगों ने ना पी ब्लॉक के टाइम पे पढ़ा था, याद है, जब पी ब्लॉक पढ़ाया था तो मैंने क्लोरीन की एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ाई थी। जब क्लोरीन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ाई थी तो मैंने उसका एक ऑल्टरनेट बताया था कि यदि मैं NaCl और H2SO4 से रिप्लेस कर दूं वहां जो सिस्टम प्रेजेंट था उसको, तो मैंने क्या किया था, MnO2 के साथ अगर NaCl और H2SO4 आया है, कौन सा आया है ये, कॉन्सेंट्रेटेड, कौन सा आया है ये, कॉन्सेंट्रेटेड। ध्यान से देखना, इससे डरो मत, इससे डरो मत। हम क्या कर रहे हैं, हम क्लोराइड आयन की बात कर रहे हैं। मैंने बोला MnO2 को NaCl और H2SO4 से रिएक्ट करवा दिया। बेसिकली इस ऊपर वाली रिएक्शन में, ये जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना सोडा एक्सट्रैक्ट वाली, इसमें मैंने बस MnO2 को ऐड कर दिया। अगर मैंने MnO2 को ऐड कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ध्यान से देखना बेटा जी, यहां पे दो मेटल्स मौजूद हैं। यहां पे क्या मौजूद है, दो मेटल्स। ये जो दोनों मेटल हैं, इन दोनों मेटल के तो बेटा बन जाएंगे सल्फेट। इन दोनों मेटल्स के तो बेटा बन जाएंगे सल्फेट। क्लोरीन आपका अलग निकल जाएगा और H प्लस आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैंने सोडा एक्सट्रैक्ट वाली रिएक्शन आपको पढ़ाई थी, उस सोडा एक्सट्रैक्ट वाली रिएक्शन में ही मैंने बस एक एडिशन कर दिया MnO2 का, और इस MnO2 के एडिशन से फर्क क्या पड़ा, मैंने बोला जो आपके मेटल्स हैं, Mn आपका मेटल है, सोडियम आपका मेटल है, दोनों मेटल के तो आपके क्या बन जाएंगे, सल्फेट बन जाएंगे। जैसे ही दोनों मेटल के सल्फेट बन गए, बचा क्या, Cl माइनस जो है वो Cl2 में चला जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो H प्लस के साथ में कंबाइन होके वाटर बना लेगा। देख लो रिएक्शन, तुम्हारे जो दोनों मेटल हैं Mn और Na, इसके तो क्या बन जाएंगे, तुम्हारे सल्फेट्स बन जाएंगे। और जो तुम्हारा Cl माइनस था वो तुम्हारा किस में चला जाएगा, Cl2 में, और जो H प्लस था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। यहां पे भी तुम देखो तुम्हारी कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस। कैसी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस। ग्रीनिश येलो गैस अगर तुम्हारी निकल रही है तो दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ Cl माइनस रेडिकल एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ Cl माइनस रेडिकल एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक है साहब, एक तो ये बात हो गई। आगे बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की। ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने समझ लिया। आगे बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में कुछ भी नहीं है। सिल्वर मेटल जो है, सिल्वर नाइट्रेट है, उसको तुमने सोडा एक्सट्रैक्ट के साथ में यूज करवाया है। बस तुम्हें हर जगह सोडा एक्सट्रैक्ट ही तो लेना होता है। तो ये था सोडा एक्सट्रैक्ट, तुमने इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा दिया। अब बेटा ये रिएक्शन तो बचपन से कर रहे हैं,
बचपन से क्या कर रहे हैं, आयन एक्सचेंज ही तो रिएक्शन है, AgCl का पीपीटी बन जाएगा और NaNO3 अलग निकल जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? NaNO3 पे हम बात ही नहीं करते, हम तो AgCl पे बात करते हैं। ये जो पीपीटी है कैसे कलर का होता है? व्हाइट पीपीटी, 10वीं कक्षा में ही पढ़ लिया था हमने। ये जो व्हाइट पीपीटी है इसको आप किससे पास कराते हो? एक्वस अमोनिया से। इसे आप किससे पास करवाते हो? एक्वस अमोनिया। बेटा कुछ जगहों पे एक्वस अमोनिया ऐसे लिखा हुआ मिलता है, कुछ जगहों पे तुम्हें प्रॉपर NH4OH लिखा मिलता है। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में बताई जाती है बात कि एक्वस अमोनिया मींस दिस ओनली, NH4OH। तो जब आपका व्हाइट पीपीटी जो AgCl का है वो एक्वस अमोनिया के साथ मैं रिएक्ट करवाता हूं तो इसमें क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होके क्या बना लेता है बेटा? कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है? डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड। ये तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स। शायद मेरी बात बहुत जल्दी जल्दी हो सकती है, तो मेरी बात को प्यार से सुनो वापस। अगर आपको किसी ने सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट का बोला तो सिंपल सी बात है, सिल्वर नाइट्रेट ये होता है, किसके साथ रिएक्ट करेगा? अगर Cl माइनस का टेस्ट है तो इसका सोडा एक्सट्रैक्ट कौन है? NaCl है। इसका जो सोडा एक्सट्रैक्ट है वो अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, AgCl साथ आ गए, NaNO3 साथ आ गए। अब जो AgCl बना उसका पीपीटी कैसा है? व्हाइट। जो AgCl बना उसको मैंने किससे रिएक्ट करवाया? एक्वस अमोनिया से या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। किससे रिएक्ट करवाया? एक्वस अमोनिया से। तो बेटा जी यहाँ पे क्या बना? कॉम्प्लेक्स बना। कैसा कॉम्प्लेक्स बना? इसका नाम आप लोग पढ़ते हो डाई अमीन। अमीन की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, सिल्वर क्लोराइड। डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड बोलते हो इसको। और यहाँ पे सिल्वर पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होता है? 1। तो हमने बोला कि ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपका बनता है दिस इज सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया। ये और आप क्या बोलते हो? ये आपको देता है ये आपको क्या देता है? ये यहाँ पे एरो लगेगा बीच में, ठीक है। एक्वस अमोनिया बोल दो, NH4OH बोल दो, कुछ भी बोल दो। अब ये जो सॉल्युबल बन गया, अगर आपको वापस पीपीटी रीजनरेट करना हो तो उसकी भी रिएक्शन है। क्या कि अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स को HNO3 से रिएक्ट करवा दिया ना वापस, यदि आपने इस कॉम्प्लेक्स को HNO3 से वापस रिएक्ट करवा दिया तो क्या होगा? आपका वापस से पीपीटी जनरेट हो जाएगा और ये NH4+ बन जाएगा। वापस से पीपीटी क्या हो जाएगा? रीजनरेट हो जाएगा AgCl का, और NH4+ आपका अलग से बन जाएगा। पर हाँ, ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्लोरीन की प्रेजेंस कैसे कंफर्म होती है। आप बोलते हो जब सिल्वर नाइट्रेट को जो भी आपके पास सैंपल था आपने उसको किससे पास करवा दिया? सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवा दिया, तो एक व्हाइट कलर का पीपीटी बन गया। अब आपको पहले तो पता ही नहीं है वो NaCl है, तो आप जज ही नहीं कर सकते हो व्हाइट पीपीटी AgCl का है। आपको तो एक पीपीटी मिल गया, आपने कहा यार इस व्हाइट कलर का पीपीटी है, इसको मैं क्या करता हूं ना, एक्वस अमोनिया से पास करवाता हूं। अगर एक्वस अमोनिया से पास करके उसने सॉल्युबल एक वो बना लिया कॉम्प्लेक्स, तो दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ Cl- कि ये AgCl का पीपीटी है और ये Cl- रेडिकल का टेस्ट है। मेरी बात को दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि आपको एक सैंपल दिया था जिसका आपने सोडा एक्सट्रैक्ट बना लिया, आपको नहीं पता वो कौन सा सैंपल है, आपने उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब डाला तो आपको HCl के वेपर्स आए, वो पंजेंट स्मेल फील हुई, ओके ठीक है, आपको लगा Cl- है, पर अब आप इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे हो तो प्रिलिमिनरी में आपको फील हो गया कि हो सकता है Cl- हो। तो जब आपने कंफर्मेटरी टेस्ट किया तो आपने कहा मैं एक काम करता हूं, अगर Cl- होगा तो यार वो Ag के साथ में व्हाइट पीपीटी बनाएगा, ये बात ना मुझे 10th क्लास से पता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिल्वर मिरर टेस्ट करवाया, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कराया। इनफैक्ट जब सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करवाया तो मैंने एक्चुअली जो सोचा था वैसा हुआ। जो सोडियम एक्सट्रैक्ट, जो सोडा एक्सट्रैक्ट मैंने लिया था, जब उस पर सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करवाया तो व्हाइट पीपीटी बन गई। अगर व्हाइट पीपीटी नीचे बन गई तो मेरा दिमाग की घंटी जली कि शायद जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। अगर शायद जो मैं सोच रहा हूं वो बात सही लग रही है मुझे, तो मैंने कहा एक फाइनल स्टेप और करके देख लेते हैं। इसको जो पीपीटी बना है ना, ये यहां तो सॉल्युबल नहीं है, इसका मतलब इस पीपीटी को अब मैं क्या करता हूं, एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व करके देखता हूं। अगर ये पीपीटी वहां पे घुल गया तो मतलब पक्की बात है इसने अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लिया, और कॉम्प्लेक्स तो वो ही बनाते हैं AgCl वाले कंपाउंड। अगर उसने बना लिया कॉम्प्लेक्स तो मेरा आइडिया बिल्कुल सही है, मेरा अजम्पशन बिल्कुल ठीक है। नहीं बनाया तो फिर मैं कोई और टेस्ट करके देखूंगा। और जब आपने बनाया यहां पे कॉम्प्लेक्स तो यू आर राइट, वो एक्चुअली वहां पे सॉल्युबल हो गया। और अगर सॉल्युबल हो गया तो दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन ओवर देयर, ठीक है। तो ये ना चीजों को ऐसे कहानियों की तरह पढ़ा करो, जैसे मैं तुम्हें बार बार रीआइट्रेट करके नहीं सुना रहा, नरेट करके नहीं सुना रहा, ऐसे जब बोल बोल के समझोगे ना लिखते हुए तो दिमाग में बैठेगी कहानी। सही बात है। जब मैंने पढ़ा था तो मैंने तो भैया ऐसे कहानी बना बना के ही पढ़ा था, मुझे चीजें याद हो जाती थी। आई होप आपके लिए भी दिस शुड वर्क, है ना? ठीक है साहब।
अगर ये वाली बात समझ में आई, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आया, तो बेटा ये तो था एक टेस्ट। अब हम आए हैं अगले टेस्ट पे, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट। क्वेश्चन इस पे जरूर पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है। और बेटा मजे की बात यह है कि तुम्हें इस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी तुम्हें डी एंड एफ ब्लॉक में ही पढ़ा के आ गया था। ये तो हमने ऑलरेडी डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ लिया था, याद है? हमने तो क्रोमिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर तक समझ लिया था, अगर तुम्हें याद हो तो। सर याद तो नहीं आ रहा, बट हाँ सुना तो है नाम। तो बेटा भोले भाले बच्चे हैं हम तो, हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है याद करा हुआ भूल जाना, इसलिए तो वापस लाए हैं, समझ लेते हैं ध्यान से। पर हाँ ये चीज जिन बच्चों ने प्रॉपरली रिवाइज किया हुआ होगा उन्हें रियलाइज होना चाहिए कि ये बात तुम ऑलरेडी डीएनएफ ब्लॉक में पढ़ चुके हो। हम क्या करते थे, हम कहते थे डाइक्रोमेट आयन को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और उसके सोडियम सॉल्ट के साथ या क्लोराइड सॉल्ट के साथ जब आप डालोगे तो आपका क्रोमिल क्लोराइड बनेगा। अब उस बात को मैं थोड़ा ढंग से पेश करता हूं तुम्हारे सामने। मैंने बोला कि मेरे पास में जो सोडा एक्सट्रैक्ट है, मैंने बोला जो मेरे पास में सोडा एक्सट्रैक्ट है, कौन से सैंपल का, जो भी सैंपल का मुझे टेस्ट करना है, अभी क्लोराइड का टेस्ट अगर हम कर रहे हैं, तो मैंने बोला यदि मेरे पास उसका सोडा एक्सट्रैक्ट है, उसको मैंने क्या किया, डाइक्रोमेट आयन के साथ में रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या होगा, तो बेटा यहां पे क्या बन जाएगा, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। CrO2Cl2 के वेपर्स निकलते हैं, कैसे वेपर्स निकलते हैं, डीप रेड कलर के। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, याद है? ऐसा टेट्राहेड्रल, डीप रेड वेपर्स के, राइट। तो हमने बोला कि आपका जो डाइक्रोमेट आयन है ये Cl- के साथ में H+ कॉन्सेंट्रेटेड में, मतलब सोडा एक्सट्रैक्ट जो है वो इसके और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्रोमिल क्लोराइड बनाता है। क्रोमिल क्लोराइड कैसे वेपर्स हैं, डीप रेड वेपर्स हैं। अब मजे की बात याद करो, मैंने बताया था जब इन डीप रेड वेपर्स को आप बेस OH- से पास करते हो तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CrO4 2-। जब इन डीप रेड वेपर्स को आप OH- से पास करवाते हो तो ये आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमेट आयन में। वही वाली बात है, ये बात हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक में पड़ी हुई थी। वही बात यहां लिखी है कि जब इन डीप रेड वेपर्स को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से पास करवाते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से पास कराते हो तो येलो कलर का पीपीटी बनता है। और वो किस तरीके का सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन बना है यहाँ पे, येलो सोल्यूशन जो बनता है वो किसका बनता है, सोडियम क्रोमेट का। और एक्चुअली जब इसको लेड एसीटेट के साथ ट्रीट किया जाता है, ये जो सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन है, इसको जब आप लेड एसीटेट के साथ ट्रीट करते हो, ध्यान से देखना, लेड एसीटेट के साथ, तो आपका क्या बन जाता है, लेड क्रोमेट का पीपीटी बन जाता है। क्या बन जाता है, लेड क्रोमेट का पीपीटी बन जाता है। तो दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ Cl- एक्चुअली, कि जब इसको आप OH- से रिएक्ट करवाते हो ना तो क्रोमेट तो बनता ही है, साथ में क्या निकलता है तुम्हारा, Cl-। जब इसको फर्दर Pb2+ से रिएक्ट कराओगे तो लेड क्रोमेट का सैंपल बन जाएगा। बेटा दिस टेस्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट। अब सोचो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इस पे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो समझ आएगा जब भी तो टेस्ट को अप्लाई करना सीखेंगे। टेस्ट तो हमें पहले से पता था। बेटा इस टेस्ट पे सवाल क्या पूछेगा कि एक सैंपल है, ठीक है, जो जब तुम्हारे पास में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास करता है तो कलरलेस गैस पंजेंट स्मेल वाली देता है, ठीक है। अगर उसको थोड़ा और माहौल बनाना होगा तो वो कह देगा कि किसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में व्हाइट फ्यूम्स भी देता है। तो इतने से ही समझ में आ जाता है वैसे तो कि क्लोरीन है, बट स्टिल उसने बोला एक सैंपल है जो तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास करवाने पे कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस देता है। अच्छा साहब ठीक है। अब जब उसको डाइक्रोमेट आयन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो हमारे पास में डीप रेड वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। और उन डीप रेड वेपर्स को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाते हैं तो एक सोल्यूशन बनता है, या फिर वो सीधा ही कह देगा कि इन डीप रेड वेपर्स को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लेड एसीटेट तो येलो पीपीटी बनता है। बताओ कौन सा रेडिकल है। तो बेटा जी कलर्स याद होंगे तभी कॉर्ड्स कनेक्ट हो पाएगी, और कोई जुगाड़ है नहीं यहाँ पे। आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा अच्छा कोई एक्स गैस है जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में कलरलेस पेंजेंट स्मेलिंग है, मतलब एक्स गैस की बात हो गई। अब इसको मैंने क्या करा, डाइक्रोमेट के साथ में जब रिएक्ट करवाया तो डीप रेड है। तो बेटा एक ही गैस आपने पढ़ी है Cl- या एक ही सोल्यूशन आपने पढ़ा है Cl- का, जिसको जब डाइक्रोमेट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्रोमिल क्लोराइड बनता है जो डीप रेड कलर का होता है।
वेपर्स। उस डीप रेड को जब आप OH माइनस से पास करवाते हो तो क्रोमेट का सोल्यूशन बनता है, पर जब उसे लेड एसीटेट से पास करवाते हो तो लेड क्रोमेट बनता है येलो कलर का। तो अगर कलर्स याद हैं और अगर ये मेन रिएजेंट्स तुम लोगों को याद हैं तो तुम सवाल निकाल दोगे। अब मुझे एक बात बताओ, सारे क्लोराइड्स जो है मेटल के या सारे जो सॉल्युबल क्लोराइड्स हैं वो तुम्हारा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट तो देने चाहिए, सारे क्लोराइड्स देने चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता बेटा, वो इनऑर्गेनिक ही क्या जहां एक्सेप्शन ना हो। तो बेटा जी ये जो मेटल क्लोराइड्स हैं जैसे कि ये Hg2Cl2, HgCl2, SnCl2, AgCl, PbCl2, SbCl3, ये जो हैवी मेटल क्लोराइड्स हैं ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते, ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। कारण बेटा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के लिए तुम्हें क्या चाहिए, Cl- चाहिए फ्री फॉर्म में, या फिर मैं बोलूं आयनिक फॉर्म में। तुम्हें Cl- चाहिए आयनिक फॉर्म में, बोलो हाँ या ना। परंतु इन सारे सॉल्ट्स के अंदर जो मैंने अभी दिखाए तुम्हें, इन सबका कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा है, हाई। इन सबका कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा है, हाई। कैसे है तुम खुद देख लो भाई, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले आ गए, ठीक है, हेवी मेटल क्लोराइड्स हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले आ गए, तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर बड़ा हाई है। अगर इनका कोवेलेंट कैरेक्टर बड़ा हाई है तो ये फ्री Cl- रखना चाहेंगे, बॉन्डेड स्टेट में Cl- रखना चाहेंगे, बॉन्डेड स्टेट में रखना चाहेंगे। बॉन्डेड स्टेट में रखना चाहेंगे तो लाला कैसे देंगे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, नहीं दे पाएंगे। तो हमने वही बोला कि क्योंकि इनका हाई कोवेलेंट कैरेक्टर होता है इस वजह से ये फ्री Cl- नहीं दे पाते ज्यादा, और नहीं दे पाते तो ये CCT भी नहीं पास कर पाते। CCT क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ये पास नहीं कर पाते। ये टेस्ट एक्चुअली कौन दे पाता है, आयनिक क्लोराइड्स दे पाते हैं, क्योंकि वहां पे कैटायन और एनायन अलग अलग हो जाता है और हमें फ्री एनायन ही तो चाहिए होता है। समझ में आई क्या बात, पक्का समझ में आ जाएगी। चलो यार, तो ये हमने क्लोराइड आयन कवर किया, अभी हमने क्या कवर किया है, क्लोराइड आयन। अभी तो हमने सिर्फ पहला कवर किया है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सिलेट और नाइट्रेट अभी बाकी है। तो मेन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे मत जाना। चलो तो भाई आपको सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी समझ में आ गया और आपको क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट भी समझ में आ गया। बेटा एक बार आपको Cl- समझ आ गया ना तो Br- और I- तो बहुत इजीली हो जाएंगे। सिर्फ एक नया टेस्ट ऐड होगा यहाँ पे, CCT हटेगा और उनकी जगह एक नया टेस्ट ऐड होगा जिसको कहते हैं लेयर टेस्ट। करता हूं उसकी बात, पर अब इजीली समझ आएगी बातें, अब ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है अपने को। देखो कैसे, मेहनत वहां कर ली, मजे यहां लूटेंगे अपन। देखो कैसे करेंगे। मैंने बोला कि सबसे पहले जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास होगा तो क्या होगा, सोडा एक्सट्रैक्ट होगा। देखो इस बार मैंने सोडा एक्सट्रैक्ट लिख दिया तुम्हारे लिए डायरेक्ट। जब सोडा एक्सट्रैक्ट को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास करवाऊंगा तो क्या होगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा, जो हर बार हो रहा है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा, Na2SO4 बनेगा और HBr बनेगा। अब क्या होगा, पर सर वो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स तो Br- Br2 के आते थे, आपने तो HBr बना दिया। अरे तो रुक ना, कहां भाग रहा है, रुक ना। ये H2SO4 यहाँ एक्सेस में है, HBr के साथ फिर रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, Br2 वाटर SO2। क्यों, Br- खुद कहां चला जाएगा, Br2 में, और सल्फेट कहां चला जाएगा, SO2 में। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद भी तो +6 से +4 में रिड्यूस होगा। तो बेसिकली आपका क्या हुआ, Br2 के वेपर्स निकले, वाटर बना और SO2 बना। ठीक है, तो ये आपके पास में प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गया कि आपको रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिल गए विद पंजेंट स्मेल, राइट, पक्का। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ गए, पंजेंट स्मेल, SO2 है भाई, पंजेंट स्मेल तो आनी है फिर, राइट। चलो प्रिलिमिनरी टेस्ट क्लियर हुआ, तो अब मैंने आपको एक टेस्ट वहां भी बताया था कि कुछ नहीं करना भाई साहब, जो आपका सोडा एक्सट्रैक्ट वाला सोल्यूशन है ना, इसमें क्या ऐड कर दो, MnO2 ऐड कर दो। इसमें क्या ऐड कर दो, MnO2 ऐड कर दो। अगर MnO2 ऐड करोगे, इनफैक्ट ये बात तो हमने करी भी थी कि आपके रेडिश ब्राउन कलर की इंटेंसिटी अगर आपको बढ़ानी हो तो आप क्या ऐड कर दीजिए, MnO2 ऐड कर दीजिए। वही कर रहे हैं हम। अब KBr ले लो चाहे NaBr ले लो, बात एक ही है, ठीक है। करना क्या होता है MnO2 ऐड करने पे, इसको भूल जाओ एक बार, क्या होता है, मेटल के तो सल्फेट बन जाते हैं, Br- वहां Cl- Cl2 में चला जाता है, यहाँ Br- Br2 में चला जाएगा और H+ वाटर में चला जाएगा। तो क्या बनेगा, K2SO4, MnSO4, Br2 और वाटर। देख लो, देख लो भाई, ठीक है, पक्का। ये हो गई एक रिएक्शन। अब आगे बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। जो वहां पढ़ के आए थे वही यहां पढ़ना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या पढ़ा था वहां पे, हमने कहा था भैया ये हमारा सोडा एक्सट्रैक्ट है, इसमें हम क्या कर देंगे, AgNO3 को डाल देंगे, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा, AgBr और NaNO3। तो AgBr और NaNO3, AgBr का पीपीटी बनेगा। वहां पे कैसा पीपीटी बनता था आपका, व्हाइट पीपीटी बनता था, यहां बेटा पेल येलो पीपीटी बनता है।
कैसा पीपीटी बनता है? पेल येलो पीपीटी। अगर एजीबीआर का पेल येलो पीपीटी आपका बना तो अब आपने बोला ये जो येलो पीपीटी बनता है इसको जब आप एक्वस अमोनिया से पास करवाओगे ना, जब इसको एक्वस अमोनिया से पास कराओगे तो बेटा ये डाइल्यूट फॉर्म में तो क्या होगा? पार्शियली सॉल्युबल होगा। कैसा होगा? पार्शियली सॉल्युबल। पर हां, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ढंग से सॉल्युबल हो जाएगा। डाइल्यूट फॉर्म में तो क्या होगा? पार्शियली सॉल्युबल। बट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में क्या होगा? कंप्लीटली सॉल्युबल। तो आपने क्या किया? इस एजीबीआर को पास करवा दिया एक्वस अमोनिया से। क्या बनेगा? AgNH3 होल ट्वाइस, बाहर Cl की जगह क्या लग जाएगा? Br। पर ये प्रॉपरली सॉल्युबल होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर इसके डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता या पार्शियली सॉल्युबल होता है। ठीक है। अगर किसी ने आपको कहा कि बताओ एक्वस अमोनिया में उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, उसने मेंशन नहीं किया डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, तो तुम अपने आप से डाइल्यूट मान के आंसर करोगे कि या तो पार्शियली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, दोनों में से जो ऑप्शन वहां बेस्ट होगा। अगर उसने मेंशन किया कि डाइल्यूट में क्या होगा और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा, तो फिर आपके पास कॉल ले सकते हो। अब आपको बात पता है एग्जैक्ट। सही है? ठीक है। अगर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट समझ में आ गया तो अब अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं। बेटा वहां पढ़ाया था मैंने क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, यहां मैं पढ़ाऊंगा क्लोरीन वाटर टेस्ट। यूज क्लोरीन ही हो रहा है दोनों में, पर हां ये इंपॉर्टेंट है। क्या किया मैंने? क्लोरीन वाटर टेस्ट। ध्यान से सुनना क्या कर रहे हैं हम। हमें एक रेडिकल दिया गया है, सोडा एक्सट्रैक्ट दिया गया है। अब आपने सोडा एक्सट्रैक्ट को क्या किया? देखो ध्यान से, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, आपके पास में एक टेस्ट ट्यूब है बेटा, जिसमें आपके पास सॉल्वेंट भरा हुआ है। ये कैसा सॉल्वेंट है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या हो सकता है? कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, इस तरीके का कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब लिया मैंने जिसमें मेरे पास में क्या भरा हुआ है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, साथ में इसमें क्या है? क्लोरीन वाटर है। तो क्लोरीन वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन है मेरे पास बेसिकली। अब मैंने क्या किया? मैंने बेटा बाहर से डाला मेरा सॉल्यूशन। मैंने क्या डाला? मेरा सैंपल। यहां से मैंने क्या डाला? मेरा सैंपल, सोडा एक्सट्रैक्ट। जैसे ही बेटा मैंने इसमें सोडा एक्सट्रैक्ट डाला तो क्या होगा? तो देखो, जब इसमें सोडा एक्सट्रैक्ट को डाला तो सोडा एक्सट्रैक्ट के कुछ कुछ सैंपल के पीसेस यहां आ जाएंगे। जैसे जैसे सोडा एक्सट्रैक्ट को डाला इस टेस्ट ट्यूब में और मैंने इसको क्या कर दिया? शेक। जब मैंने इसको शेक किया तो जो आपकी ऑर्गेनिक वाला जो पार्ट है, यहां पे आपका क्या कलर दिखेगा? आपको रेडिश ब्राउन कलर दिखेगा। क्या करेगा? रेडिश ब्राउन कलर। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने क्या किया? फिर से बता रहा हूं, एक टेस्ट ट्यूब ले ली जिसमें आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला क्लोरीन वाटर के साथ में, बाहर से आपने सोडा एक्सट्रैक्ट डाला जो Br- का, अभी आपको पता है ये बात, है ना? तो जब आपने डाला और इसको शेक किया और फिर सेटल होने दिया तो आपको ऑर्गेनिक सोल्यूशन वाली जगह पे एक लेयर दिखेगी। और किस चीज की लेयर दिखेगी? आपको दिखेगी रेडिश ब्राउन कलर की लेयर। और आपको पता है यदि रेडिश ब्राउन कलर है तो वो किस चीज का प्रूफ है? Br- का प्रूफ है। राइट? सिंपल है, लेयर टेस्ट है। समझ आई बात? बस यही यहां पे लिखा हुआ है। परंतु ये वाली रिएक्शन हो रही है यहां पे एक्चुअली क्या कि आपने जो सोडा एक्सट्रैक्ट लिया उसमें NaBr होगा, तो Br- था। क्लोरीन वाटर में वो जैसे ही आएगा, क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दोस्त, Br- को क्या कर देगा? Br2 में कन्वर्ट कर देगा, खुद किस में हो जाएगा? Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होना चाहिए आइडियली, और होता भी है जब भी लेयर बनती है, और इस टेस्ट को लेयर टेस्ट कहते हैं। परंतु समझना ध्यान से, मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आपने क्लोरीन एक्सेस में ले लिया, यदि आपने मर्यादा लांग दी, आपको ध्यान ही नहीं रहा, आपने कहा अरे ठीक है यार लेयर ही तो बनती है, ज्यादा बड़ी लेयर बनाएंगे, आपने तो क्लोरीन एक्सेस में ले लिया। तो बेटा अगर क्लोरीन एक्सेस में ले लिया तो फिर ये नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर तो इंटर हैलोजन कंपाउंड बन जाएगा BrCl। क्या बन जाएगा? इंटर हैलोजन कंपाउंड बन जाएगा BrCl। मैंने क्या बोला? विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर, जो ब्रोमीन है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? येलो कलर के ब्रोमीन मोनोक्लोराइड में, और पेल येलो सोल्यूशन बन जाता है। कहां रेडिश ब्राउन लेयर आने वाली थी, अब आपके सोल्यूशन का कलर कैसा हो गया? पेल येलो। तो बेटा जी ये बात ध्यान रखनी है कि हमें एक्सेस ऑफ क्लोरीन से बचना है, क्योंकि अगर वो ले लिया तो लेयर टेस्ट बिगड़ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा ये भी आपने देख लिया। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है आपको पी ब्लॉक से पता है। अब मैंने बोला कि एक्चुअली क्या होता है, यही तो टेस्ट हुआ है ना तुम्हारा। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि जब आपने लेयर टेस्ट करवाया या ब्रोमीन को आपने Cl2 वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व किया, तो ये जो लेयर है या रेडिश ब्राउन कलर है ये कहां बनता है? तो बेटा ये बनता है आपकी लेयर पे। किसकी लेयर पे? जहां पे आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऊपर नहीं बनता, नीचे नहीं बनता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जंक्शन पे बनता है। ठीक है, पता होना चाहिए कहां बनता है।
कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही है ये वाली बात? अगर ये वाली बात समझ में आ रही है आपको, अगर आपको ब्रोमीन के केस में लेयर टेस्ट क्लियर है, तो बेटा अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो आयोडीन तो बहुत आसान है। अब आपको लेयर टेस्ट भी पता है, आपको सिल्वर नाइट्रेट भी पता है, तो तुम खुद ही समझ जाओगे। देखो कैसे, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का टेस्ट मैंने करवाया, जब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का टेस्ट करवाया तो क्या हुआ? जब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का टेस्ट करवाया ना बेटा, तो ये जो पंजेंट स्मेलिंग वॉयलेट वेपर्स निकले यहाँ पे। कैसे? देखो, आपका पहले जब सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया आपने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाया, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हुई, पर यहाँ पे रुकी नहीं बात, ये फिर से जाएगा, क्या होगा? ये खुद तो चला जाएगा SO2 में, पंजेंट स्मेलिंग, और ये किस में चला जाएगा? वॉयलेट वेपर्स में। जो बात ब्रोमीन में हुई थी, सेम टू सेम बात यहाँ हुई है। I माइनस किस में चला जाएगा? I2 में। वहां Br माइनस Br2 में जाता है, जिसकी वजह से रेडिश ब्राउन कलर आया, यहाँ ये I2 में चला गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होंगे? जो डार्क वॉयलेट फ्यूम्स है, फिर वही MnO2 को डालोगे तो कलर इंटेंसिफाई होगा। दोस्त क्या तरीका है? देखो, I माइनस है, NaI मान लो, MnO2 हो गया, H2SO4 हो गया, Na और Mn क्या कर लेंगे? फिर से सल्फेट बना लेंगे, और ये जो I माइनस है वो आपका क्या करने लग जाएगा? सोचो, वो आपका क्या करने लग जाएगा? ये क्या होने लग जाएगा? ऑक्सीडाइज होना चाहिए बेटा। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है I3 माइनस में। क्या हो जाता है? I3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। चलो, अगर ये बात समझ में आती है, I3 माइनस वाली बात समझ में आती है, तो बेटा यहां पे क्या होगा? ये होगा आपका H2O, H2S नहीं है, ये H2O है। ठीक, अगर ये चीज समझ में आई, अगर ये बात समझ में आई, ये गड़बड़ है यार, नहीं, इसको I2 लिखो, I3 माइनस नहीं होगा ना ये, हम तो I2 का टेस्ट कर रहे हैं ना, हमें तो वॉयलेट फ्यूम्स चाहिए। दिस विल बी योर I2, -1 से 0 चला जाएगा, एसिडिक मीडियम है। मैंगनीज क्या होगा? +2 में आ जाएगा, और इस तरीके से काम हो जाएगा। कैसे +2 में क्यों आएगा? मैंगनीज का भी सल्फेट बनेगा, सोडियम होता तो सोडियम का भी सल्फेट बनेगा, I माइनस आपका I2 में चला जाएगा, और H+ का वाटर बन जाएगा। जो सोचा था हमेशा वही यहां भी होगा। अगर वही काम यहां भी होगा तो बेटा अब आगे देखो, इसका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, उसमें भी क्या होगा? AgNO3 है, NaI के साथ रिएक्ट करेगा, AgI और NaNO3 बनाएगा। वहां पे पेल येलो पीपीटी होता था, यहाँ ब्राइट येलो पीपीटी होगा बस, और AgCl में व्हाइट होता था। जैसे ही पीपीटी बन जाएगा, आप क्या बोलोगे? जब यहां एक्वस अमोनिया से पास करवाओगे तो बेटा जी ये डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में तो क्या है? इनसॉल्युबल ही होता है बिल्कुल। यहां पे तो आपने क्या घोषित कर दिया इसको? इनसॉल्युबल। और कॉन्सेंट्रेटेड वाले में क्या होगा? पार्शियली सॉल्युबल। मैंने बोला जब डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में पास करवाओगे तो इनसॉल्युबल, और जब कॉन्सेंट्रेटेड में पास करवाओगे तो पार्शियली सॉल्युबल। सही है? जबकि Br2 वाले में क्या हो रहा था? डाइल्यूट वाले में पार्शियली सॉल्युबल, कॉन्सेंट्रेटेड वाले में रेडिली सॉल्युबल। यहां देखो क्या हो रहा है। सही है? सिल्वर नाइट्रेट भी क्लियर है। अब बात करते हैं इसके लेयर टेस्ट की। इसकी बात करते हैं इसके लेयर टेस्ट की। तो हम फिर से क्या करेंगे? हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, हमारे पास क्लोरीन वाटर होगा, हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, हम बाहर से क्या करेंगे? सोडा एक्सट्रैक्ट का सैंपल डालेंगे, उसको क्या करेंगे? शेक करेंगे, थोड़ी देर के लिए सेटल होने देंगे। हमें क्या दिखेगी यहाँ पे? रेडिश ब्राउन लेयर दिखेगी क्या? नहीं, इस बार कौन है? अगर आयोडीन है तो हमें कैसी लेयर दिखेगी? हमें वॉयलेट लेयर दिखेगी। हमें कहां दिखेगी? वॉयलेट। और अगर वॉयलेट दिखेगी तो रीजन क्या होगा? कि सोडा एक्सट्रैक्ट का I माइनस जो है, क्लोरीन उसे क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। और ये बात आपको पता है अच्छे से, आपने पी ब्लॉक में ग्रुप 17 में पढ़ी है कि कोई भी हैलोजन अपने से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले हैलोजन को हमेशा ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो I माइनस गया I2 में, Cl2 गया Cl माइनस में। ठीक है साहब? अगर ये बात समझ में आती है तो ये आपके पास में ऑर्गेनिक लेयर की बात हो गई। पर इस बार मुझे बताओ, जो मैंने ब्रोमीन के टाइम तुम्हें कहा था, अगर एक्सेस क्लोरीन डाल दोगे तो तुम्हारा इंटर हैलोजन बन गया था, टेस्ट तुम्हारा खराब हो गया था। अगर यहां पे एक्सेस क्लोरीन होगा तो क्या होगा? तो बेटा अगर यहां एक्सेस क्लोरीन हो गया तो बेटा जी, अगर आपका एक्सेस क्लोरीन हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज तो कर देगा, परंतु ये किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? IO3 माइनस में ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें कर देगा इस बार? IO3 माइनस में। ठीक है? खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, और इसको क्या कर देगा? IO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो बेटा ये चीज से आपको बचना है, इंटर हैलोजन नहीं बनता, ये रिएक्शन हो जाती है। तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन नीड्स टू बी अवॉइडेड। एक्सेस ऑफ क्लोरीन वाटर नीड्स टू बी अवॉइडेड। बोलो, समझ में आई क्या बात? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? तो भाई ये थे आपके
3 रेडिकल जो मैंने डिस्कस कर दिए लाइन से, बिना रुके डिस्कस किए, क्योंकि तीनों के तीनों क्या थे आपके, रिलेटेड थे। कैसे रिलेटेड थे, देखो भाई, Cl माइनस Br माइनस I माइनस, क्या तीनों हो गए अपने एक साथ, और तीनों मोटा मोटी एक जैसे ही है, कोई खास फर्क है नहीं तीनों में, राइट। अब क्या करने हैं, ऑक्सिलेट और नाइट्रेट। क्या करने हैं, ऑक्सिलेट और नाइट्रेट। तो पहले करते हैं नाइट्रेट को डिस्कस, लास्ट में करेंगे ऑक्सिलेट। मैंने कहा ही था कि ऑक्सिलेट को हम आखिरी में बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, नाइट्रेट की बातचीत, नाइट्रेट की अगर बातचीत करनी है तो फटाफट से याद करो, नाइट्रेट का प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता था बेटा, यहां भी रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बनते थे, पर वो इंटेंसिफाई MnO2 डालने से नहीं होते थे, वो इंटेंसिफाई कैसे होते थे, कॉपर टर्निंग्स डालने में। तो आओ समझते हैं नाइट्रेट में क्या होगा। नाइट्रेट में जो होगा वो भी तुम पहले से पढ़ चुके हो, मुझे कुछ नया बताने की जरूरत ही नहीं है, पर हाँ कुछ बातें बेसिक लेवल पे बताने की जरूरत होंगी, उस पर बातचीत करेंगे अपन। अगर मैंने नाइट्रेट पे बात करी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हम प्रिलिमिनरी टेस्ट कराएंगे ना, क्या होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट, आप क्या करोगे, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाओगे NaNO3, उसको डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में, क्या करोगे, Na2SO4 आपका अलग बन जाएगा, HNO3 आपका अलग बन जाएगा, HNO3 आपका फर्दर किस में ब्रेक हो जाएगा, NO2 और O2 में, और वाटर आपका निकल गया। ये जो NO2 आपका बना, जो NO2 आपका बना, ये आपका क्या है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकालता है, रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकालता है, इस वजह से इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट ये आता है। परंतु मैंने कहा था ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स हैं, इनको और इंटेंसिफाई करना हो तो आप क्या कर दो, इसमें कॉपर टर्निंग्स डाल दो। क्या कर दो, कॉपर टर्निंग्स। तो सोचो NO3 माइनस की जगह अगर मैं लिख देता NaNO3, बैलेंसिंग बैलेंसिंग तुम कर लोगे, क्या यहां पे मैकेनिज्म होगा, वही मैकेनिज्म होगा जो पहले भी हो रहा था। क्या, जो मेटल्स हैं ये अपने क्या बनाएंगे, सल्फेट्स बनाएंगे। मेटल्स जो है वो क्या बनाएंगे, अपने सल्फेट्स। तो कॉपर का सल्फेट बन जाएगा, सोडियम का सल्फेट बन जाएगा, NO3 माइनस आपका कन्वर्ट हो जाएगा NO में, NO3 माइनस आपका किस में चला जाएगा, NO में, और ये NO फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में, फर्दर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NO2 में। पक्की बात, ठीक है। एक बार एक रिएक्शन देखना जो हमने ऊपर बात करी थी, क्या वो रिएक्शन हमने गलत तो नहीं लिखी हुई थी, एक बार ध्यान से देखिएगा। हमने जब NO को NO2 में कन्वर्ट किया था नाइट्राइट के केस में, याद करो नाइट्राइट के केस में, तो हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी क्या वो सही थी क्या, बैलेंसिंग वाइज देखना जरा, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे तुम्हारा एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे तुम्हारे 2 और 1 3 ऑक्सीजन, ऐसे थोड़ी होगा, ये तो एक्चुअली ऐसी रिएक्शन होगी ना, NO ऑक्सीडाइज होगा ना, किसमें ऑक्सीडाइज होगा, NO2 में। इसको सही कर लेना, ये शायद जिसने मेरे को प्रिंट करके टाइप करके दी PPT, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गया उनके पार्ट पे, NO जो है वो ऑक्सीडाइज होगा NO2 में, हाफ O2 थोड़ी उधर जाएगा, राइट। ठीक है, ग्लैड वी नोटिस्ड। आगे ध्यान दीजिए, तो यही वाली बात हम यहाँ करते हैं अब नाइट्रेट में। हमने क्या बोला कि जब हमने हमारे सोडा एक्सट्रैक्ट को H2SO4 से पास कराया तो ब्राउन कलर की गैस निकली थी, वैसा ही कुछ यहाँ हुआ कि सोडा एक्सट्रैक्ट को जब H2SO4 से कॉपर टर्निंग्स की प्रेजेंस में पास करवाया तो कॉपर और सोडियम के तो सल्फेट बन गए, सल्फेट तुम्हारा खुद SO2 में मतलब उधर चला गया, और तुम्हारे पास में बचा गया, तुम्हारे पास जो NO बना वो क्या बन गया, तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बना तो इसकी वजह से फिर से वही रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ गई, तो ये तुम्हारा एक टेस्ट हो गया। यही तो करते आ रहे हैं हम MnO2 वाले केस में भी, ठीक है। आगे बात करो बेटा, ये है तुम्हारा सबसे सर्वाधिक इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये जब मैंने P ब्लॉक में पढ़ाया था ना तब भी बोली थी ये बात, यही बात मैं यहां भी बोल रहा हूं, ब्राउन रिंग टेस्ट। एक बात सुनना, मैंने पढ़ाया था ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट्स देते हैं, पर बेटा एक्चुअली तुम्हारी वो NO गैस तो NO2 माइनस में भी निकल रही थी, तो एक्चुअली तुम्हारे दोनों ही रेडिकल्स दे सकते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। बट तुम ये मत कहना सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि NO2 माइनस कहाँ का है, ग्रुप 1 का, और NO3 माइनस कहाँ का है, ग्रुप 2 का। सर ये क्यों दे रहा है वैसे ब्राउन रिंग टेस्ट, क्योंकि बेटा यहाँ भी तो NO गैस और NO2 में ही जा रही है, और एक्चुअली यहाँ भी तो फंडा वही होता था, अगर तुम्हें ब्राउन रिंग टेस्ट याद हो तो। नहीं याद है तो मैं याद करवा रहा हूँ। क्या करते थे हम ब्राउन रिंग टेस्ट में, याद करो, हम बोलते थे तुम्हारे पास फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है, हम क्या कहते थे, तुम्हारे पास Fe2+ का सोल्यूशन है, राइट। उसमें आप क्या करते थे, Fe2+ के सोल्यूशन में तुम कहीं से नाइट्रेट ऐड करते थे, दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो ग्रुप 2 की बात समझ में आती है, नाइट्रेट का आयन है तुम्हारे पास, और ये मिलके क्या बनाता था, ये मिलके बनाता था बेटा ये कॉम्प्लेक्स, और ये जो कॉम्प्लेक्स था यही क्या थी, तुम्हारी ब्राउन रिंग जो जंक्शन पे बनती थी। बोलो समझ में आई क्या बात, देख लो।
When a freshly prepared saturated solution of iron sulfate is added to a nitrate solution, in our case we don't know the radical, तो जब हमें preliminary cross होता हुआ दिखेगा तो हम उसके अंदर Fe2+ डालेंगे in presence of concentrated sulfuric acid. अगर हमें ब्राउन रिंग दिख गई मतलब वो नाइट्रेट का है रेडिकल, अदरवाइज वो नाइट्रेट का रेडिकल नहीं है. अभी पता है कि नाइट्रेट के लिए पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज में नाइट्रेट यूज किया है मैंने, ठीक है, नाइट्रेट सोल्यूशन. और जब उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला स्लोली तो मेरे पास क्या होगा, एक ब्राउन रिंग दिखेगी मुझे जंक्शन ऑफ टू लेयर्स पे. वो जो ब्राउन रिंग दिखती है उसका फॉर्मूला वो किस तरीके का कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है. बेटा जी आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स को लेके कुछ सवाल पूछे जाते हैं. आपसे इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स को लेके कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो आपको आने चाहिए. ठीक है, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स भी तो होता है ना, आयनिक फॉर्म में होता है, राइट. अगर ये कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है तो बताओ ये बातें कर सकते हो क्या, ट्राई करके देखोगे क्या एक बार, ये बातें निकाल सकते हो क्या तुम मेरे कॉम्प्लेक्स के लिए. यदि मैं तुम्हें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स चेक करने के लिए कह रहा हूं तो क्या तुम लोग ये बातें मुझे बता सकते हो क्या मेरे कॉम्प्लेक्स के लिए, सोच के देखो एक बार. IUPAC नेम, ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ये सारी बातें ट्राई कर सकते हो क्या. वीडियो को पॉज करके फटाफट ट्राई करना, जल्दी से सोचो अगर ये चमकता है तुम्हें तो. ट्राई किया क्या अपन ने, हाँ जी बताइए. फटाफट ट्राई करो यार. देखो भाई एक एक करके बातचीत शुरू करते हैं. हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन गया था यहाँ पे, +2 हो गए, FeH2 5NO+2. क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है ना, तो यहाँ SO4 लगा होगा, वो SO4 हटेगा जब भी तो उस पर 2- है तो यहाँ 2+ होना पड़ेगा. नहीं समझ आई बात, देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ. आई एम सेइंग कि जब आपका ये रिएक्शन हो रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ना एक्चुअली, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है. अब ये सल्फेट 2- लेके आता है, अगर इसको मैं हटाऊंगा तो ये अपना 2- लेके चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2+ आ जाएगा. बस तो फिर यही तो है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स. अगर ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है तो आओ इसके बारे में कुछ बातें करें. तो बेटा IUPAC नाम देखो, अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया है तो ये अपने से बनना चाहिए. पर अपन तो क्या है, भोले भाले बच्चे, अपन तो सब भूल जाते हैं. तो उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना पड़ता है सेंट्रल एटम पे. कैसे निकालोगे, तो बेटा ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है इसमें +1 चार्ज है, तो आप बोलोगे Fe पे यहाँ कैसा चार्ज होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर X मानो, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है, ये तुम्हारा कैटायनिक लिगेंड है, और ये किसके बराबर है, +2 के, तो X की वैल्यू क्या आ गई, +1. तो सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है, +1, पहली बात. ठीक है, तो तुमने ये आंसर तो कर ही दिया. IUPAC नेम कैसे बताओगे, तो बेटा ये एक्वा और वो नाइट्रोसोनियम, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन फर्स्ट आयन. पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन आयन, है ना. अच्छा, अगर ये बात भी समझ में आई तो IUPAC नेम भी बता दिया हमने. अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री की. तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएं, देखो Fe का हाइब्रिडाइजेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 4s2 होता है क्या, है ना. अगर 3d6 4s2 होता है, यहाँ पे Fe पे कैसा चार्ज है, +1, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, 3d6 4s1 बन गया. 3d6 4s1 बन गया. तो यहाँ थोड़ा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है जो आपको देखना पड़ता है, इसी के लिए मैं ये बात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. देखना ध्यान से, आपसे हो सकता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी डिस्कस की गई हो, जब की गई है तो बहुत अच्छी बात है, रिविजन हो जाएगा अपना. ये क्या बन गया, 4s, ये यहाँ पूरा नहीं आ पाएगा, इसको नए पेज पे लेके चलते हैं. देखो Fe+ जो है उस पर कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s1. इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, तो इसको मैं बना सकता हूँ कुछ इस तरीके से.
ये देखना जरा, ये 3D 4s 4p 4d, ठीक है। 3D 6 4s 1 है मेरा कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 2 3 4 5 6 और 4s 1। इतनी बात समझ में आती है क्या? अब भाई आपका कॉम्प्लेक्स है ये FeH2O होल 5 NO और बाहर आ जाएगा +2। तो बेटा यहाँ वाटर है आपका वीक फील्ड लिगेंड, पर NO है आपका काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर इस तरीके से तो पेयरिंग होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा जाता है वो देखो यहाँ पे बेटा। एक्सपेरिमेंटली यहाँ ये देखा जाता है कि ये जो 4s वाला आयन है ना, ये उठ के यहाँ आके पेयरिंग कर लेता है। क्या देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली? जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आके पेयरिंग कर लेता है, आयन नहीं इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ के पेयरिंग कर लेता है तो एक्चुअली आपके पास में सीन क्या बचता है, कुछ ऐसा। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, इसने अपनी मर्जी से क्यों कर लिया? तो मैं बताता हूं। देखो बेटा ध्यान से बात, एक्चुअली ना हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होगी ये बात, एक जुगाड़ है, कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। ये हमारा बनाया हुआ मेथड है चीजों की ज्योमेट्री और उनकी प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करने के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें कहीं प्रैक्टिकली दिखता नहीं है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हमें ये पता चला कहीं से कि इसकी बाकी प्रॉपर्टीज में से एक, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो √15 आ रहा था। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा था इसका? √15 आ रहा था। अगर मैग्नेटिक मोमेंट √15 आ रहा था तो उसकी वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग। अगर मैग्नेटिक मोमेंट √15 आ रहा था तो वैल्यू है 3 पॉइंट समथिंग। कैसे? √16 होता तो 4 होती, √15 है तो 4 से कुछ कम होगी, मतलब 3 पॉइंट समथिंग। और मैंने आपको सिखाया हुआ है अगर मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग है, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहने चाहिए? 3। इस सिचुएशन में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन थे 4। तो जब ये नहीं 4 नहीं 5, तो जब ये यहां आके पेयर बना लेगा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 3। तो हम उस मैग्नेटिक मोमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हमारी थ्योरी में चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि ये तो एनीवेज जुगाड़ू मेथड है, थियोरेटिकल मेथड है, जैसा हम चाहेंगे वैसे बन सकता है। तो इस वजह से यहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपने कितने रख दिए? 3। पर अभी भी देखो अभी क्या होगा, अब तुम्हारे पास में जगहें कितनी खाली हो गई, ये सारी जगह खाली हो गई। तो अब तुम्हें 6 लिगेंड लगाने हैं, 5 वाटर के और 1 NO का। तो क्या तुम्हारे 6 लिगेंड इधर आ जाएंगे? देखना, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। हाइब्रिडाइजेशन आ गया, बाहर का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो तुम इसको क्या कहोगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहोगे। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कहोगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो तुम्हारी म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? √n+2। तो देखो तुम खुद ही सॉल्व करके देख लो। √15 बोर मैग्नेटॉन वैल्यू भी आ गई, जो एक्सपेरिमेंटल आ रही थी तुमने प्रूव कर दी। ठीक है भाई, क्या बचा अब? हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, ज्योमेट्री तो फिर समझ आई जाएगी, ऑक्टाहेड्रल होगी भाई, sp3d2 है तो ज्योमेट्री भी हो गई, मैग्नेटिक मोमेंट भी बता दिया। अब दो बातें हैं, इसमें कलर क्या होता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो बेटा इसका कलर ब्राउन क्यों होता है? तो बेटा इसके कलर के लिए हम बोलते हैं एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, जो तुम्हें एक्सेप्शनली मैंने बताया था पिछली बार डी ब्लॉक के टाइम पे, एक चीज हमने पढ़ी थी, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ऑल्दो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमने उस टाइम पे MnO4- के टाइम बात की थी, यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की यूज पड़ती है, पर यहां होने के बावजूद पड़ रही है। कैसे बेटा? एक्चुअली क्या होता है, जो NO लिगेंड है ना, NO, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके NO+ बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके NO+ बना लेता है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है ये क्या है? ये Fe+2 गेन कर लेता है। Fe का +2 स्टेट रहता है एक्चुअली नेचुरली, वो गेन कर लेता है और क्या बना देता है? Fe+। आयरन जनरली +2 में लिया था ना आपने, जब ब्राउनिंग टेस्ट किया था तो फेरस सल्फेट लिया था ना भाई, जब ब्राउनिंग टेस्ट किया था तो फेरस सल्फेट लिया था। ये इसने जो NO ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इसने गेन कर लिया, एंड रिजल्टेंट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +1। तो वो इस वजह से फंडा हो रहा है। एंड दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल क्या हो रहा है? चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो हो रहा है। तो हम बोलते हैं यहां जो कलर आता है वो किस वजह से आता है? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से आता है। पता होनी चाहिए ये बात। इसके साथ साथ ये मेंस के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एडवांस में कुछ भी पूछ सकता है, तो हम कोई भी कमी नहीं छोड़ते। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो यहीं देख लो यार, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तुम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ के आए हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर
ऑफ सेंट्रल एटम माइनस उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 टाइम्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ये होता है आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 1 और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2 × 6। बताओ 25 और 12 कितना आएगा 37। बेटा हमने तो जनरली पढ़ा था कि नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर आना चाहिए, तो 36 आता तो बात बनती, हम बोलते इनर्ट गैस के बराबर आया है, परंतु ये कैसा आ गया है 37। बेटा इसीलिए एक्सेप्शनल नंबर आता है, इसीलिए तुम्हें ये ध्यान रखना होता है, इसीलिए तुमसे कैलकुलेट करवाया है यहां पे। ठीक है, समझ में आई क्या बात? पक्का? नाइट्रेट आयन की कहानी अच्छे से समझ में आई है क्या? कोई दिक्कत है तो बोलो। अब लास्ट चीज क्या है हमारे पास में? 2 बातें हमें करनी है कि ब्राउन रिंग टेस्ट कर तो लेते हैं, पर ब्राउन रिंग टेस्ट करने के टाइम 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो जब फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन यूज करते हो ना शुरुआत में Fe2+ जहां से आता है, बेटा वो हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी पहले का हुआ तो बेटा वो एयर की प्रेजेंस में भी रिएक्ट करके क्या हो जाता है, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाती है Fe2+, Fe3+ में, और हमें ये चीज अवॉइड करनी है, तो इसलिए हम हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही यूज करेंगे। ऑल्सो एक बार जब तुम्हारा वो सोल्यूशन में ब्राउन रिंग आ गई, आप उसको शेक वेक नहीं करोगे, शेकिंग करने में खराब हो जाएगा सारा कॉम्प्लेक्स, तो शेकिंग अलाउड नहीं है और आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में हमने बात करी थी कि सारे कॉम्प्लेक्सेस हमें लगता था देंगे क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, पर कोवेलेंट वाले नहीं देते, ठीक उसी प्रकार कुछ आयन्स ऐसे हैं जो ब्राउन रिंग टेस्ट भी नहीं देते, कुछ नाइट्रेट्स ऐसे हैं जो ब्राउन रिंग टेस्ट को भी नहीं देते। अगर नहीं देते तो कौन कौन? तो बेटा Al+3, Pb+2, Ca+2, बेरियम+2, ये जो है आपके पास देखो Al+3, Pb+2, Ca+2 और Ba+2, ये जो है आपके, ये ब्राउन रिंग टेस्ट को नहीं देते, ये ब्राउन रिंग टेस्ट को नहीं देते। इनको याद करने की एक ट्रिक सीख लो। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, क्योंकि जब भी आप इनको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से पास करवाओगे ना, तो एक्चुअली व्हाइट पीपीटी बना देंगे, हर कोई सबके सब व्हाइट पीपीटी बना देते हैं, ये ब्राउन रिंग टेस्ट सक्सेसफुली नहीं दे पाते। अगर ये खुद का ही पीपीटी बनाने में लगे हुए हैं तो इसको याद करने की ट्रिक है ऑल पंजाबी। कहां जाते हैं पंजाबी? पंजाबियों को भैया लगता है कि उनका देश क्या है कनाडा, तो ऑल पंजाबी कनाडा में बसेंगे। ऑल पंजाबी कहां पे बसेंगे? कनाडा में बसेंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कौन से 4 हैं जो आपका ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं देते। डू नॉट गिव ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है साहब, ये सबके सब रादर क्या कर देते हैं, खुद का व्हाइट पीपीटी बना लेते हैं। सही है, ठीक है। एक बार ये वाली बात ध्यान से देखो, ये जो हमने सारी बातें करी हैं इसको ध्यान से समझो, देख लो, फिर हम शुरू करते हैं अपना लास्ट आयन ऑक्सिलेट। हम लोग शुरू करते हैं अपनी लास्ट चीज ऑक्सिलेट। अगर हम ऑक्सिलेट की बातें करेंगे तो फिर वापस मुड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि फिर हम किधर भागेंगे, ग्रुप 3 की तरफ। तो ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझ लो। कोई दिक्कत है तो वीडियो को पीछे करके वापस सुनो। आई गेस हम लोगों ने सारी बातें इस लेवल तक क्लियर करी हैं कि ज्यादा दिक्कतें हमें नहीं आनी चाहिए। स्टिल आती है तो ऑब्वियसली यू कैन मूव बैक एनी टाइम। वीडियो का फायदा ही ये होता है। हाँ जी, ठीक है, आगे बात करें। चलो साहब, तो बेटा अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पड़ाव पे, हमारा ग्रुप 2 का लास्ट रेडिकल। हमने बोला था कि आज हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे रेडिकल के सारे टेस्ट ढंग से पढ़ के जाएंगे, प्रिलिमिनरी भी और कन्फर्मेटरी भी, क्योंकि अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम बातचीत करेंगे ग्रुप 3 के बारे में, जो बहुत छोटी बातचीत है, महज 20 मिनट्स लेगी मैक्सिमम। उसके बाद में बचा हुआ लेक्चर हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि एसिडिक रेडिकल्स तो पढ़ लिए साहब,
बेसिक रेडिकल्स कैसे पढ़ते हैं? बेसिक रेडिकल्स में थोड़ी ज्यादा बातें समझनी है आपको। काफी ग्रुप्स आएंगे वहां, ग्रुप 6 तक पहुंच जाएंगे, 0 ग्रुप भी बना लेंगे, काफी ग्रुप बनाने पड़ते हैं वहां पे। यहाँ तो 3 ग्रुप में काम चल गया आपका, थोड़ा बड़ा चलेगा वो पार्ट। तो एसिडिक रेडिकल अपने फटफट निपटा दिए, ठीक है, तो कर लेंगे, निपटाए नहीं है, निपटा देंगे अगली क्लास में। अभी हम ग्रुप 2 के आखिरी आयन पे आ गए हैं, ऑक्सिलेट पे। क्या करें भाई? सबसे पहले इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का प्रिलिमिनरी टेस्ट करवाते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का प्रिलिमिनरी टेस्ट कराते हैं तो इसका सोडा एक्सट्रैक्ट लेना पड़ेगा। सोडा एक्सट्रैक्ट क्या था? Na2C2O4। उसे किससे रिएक्ट करवाएंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। क्या बनेगा? आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। Na2SO4 तो बन गया तुम्हारा। जो ऑक्सैलिक एसिड है वो इतना स्टेबल नहीं होता, वो किस में टूट जाता है? वाटर में। और साथ में बेटा CO और CO2 तुम्हारा क्या होगा? रिलीज। इसका क्या आएगा? ब्रिस्क एफरवेसेंस, जो तुम्हारा क्या होता है? प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। जो तुम्हारा क्या होता है? प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। अब कंफर्मेटरी क्या करें? तो 2 छोटे छोटे से टेस्ट हैं। पहला टेस्ट देखो, जो मैंने मेरा सोडा एक्सट्रैक्ट है ना, इसको CaCl2 के साथ रिएक्ट करवाया। जो मेरा सोडा एक्सट्रैक्ट था इस सैंपल में, उसको CaCl2 से रिएक्ट करवाया। क्या होगा? बताओ क्या होगा? बेटा सिंपल सी बात है, NaCl बनेगा और साथ में तुम्हारा क्या हो जाएगा? CaC2O4 का PPT बन जाएगा। यदि CaC2O4 का व्हाइट PPT बन जाएगा तो अब इसका प्रूफ क्या होता है कि हमारा रेडिकल ही है? जब इसको हम अमोनियम ऑक्सिलेट में डालते हैं, जब हम इसको अमोनियम ऑक्सिलेट में डालते हैं तो यहां पे क्या होता है? इनसॉल्युबल। कि आपने एक ऑक्सिलेट बनाया, जब इसको अमोनियम ऑक्सिलेट में डालोगे तो उसमें घुलेगा नहीं, ये क्या होता है उसमें? इनसॉल्युबल। एक बात और, जब आप बात करते हो इस ऑक्सिलेट की तो इसका दूसरा टेस्ट यहीं से शुरू हो जाता है। ये जो आपने बनाया था ना, ये यहीं से शुरू हो जाती है बातचीत। कैसे शुरू हो जाती है? देखो ध्यान से। हमने बोला कि ये जो हमारे पास में है, जो दूसरा व्हाइट PPT बना हुआ है, इसको मैंने क्या करा? अब इसको मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाया। ये मैं दूसरा टेस्ट कर रहा हूं और इसको KMnO4 टेस्ट कहते हैं। इजी है, जल्दी से सुनो। जब ये ऑक्सिलेट के सैंपल को, जो व्हाइट PPT था, जब इसको मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाया तो क्या होगा? आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन एक्सचेंज क्या होता है? CaSO4 बना और तुम्हारा ऑक्सैलिक एसिड बन गया। अरे भैया, ऑक्सैलिक एसिड जो होता है, अगर वो एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्ट होगा तो क्या होगा? देखना, कुछ ऐसा बनेगा क्या? अगर एसिडिफाइड से होगा तो क्या होगा भाई? याद करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। अच्छा, ये क्या होगा? खुद तो Mn2+ में चला जाएगा, ऑक्सिलेट को किस में रवाना कर देगा? CO2 में, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। तो अगर CO2 गैस निकली तो दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिलेट रेडिकल। अगर CO2 गैस निकली तो दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिलेट रेडिकल। ये KMnO4 टेस्ट है और ये ज्यादा इजी है, रिडॉक्स में भी पढ़ा हुआ है हमने, है ना। ऑक्सिलेट को CO2 में कन्वर्ट करते हैं। इक्विवेलेंस NCERT में हमने और बातें, एन फैक्टर सब करा हुआ है इसके लिए। फेरस ऑक्सिलेट, हर तरीके के सवाल करे हुए हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट योर ऑक्सिलेट आयन। एंड इसके साथ बातों ही बातों में हमें पता ही नहीं चला, सर हमें तो खैर बहुत पता चला, आपको भले ही ना पता चला हो, तो बेटा अब तुम्हें तो पता चलना ही चाहिए ना, तुम्हारे लिए तो हो रहा है सब कुछ। तो बेटा जी, बातों ही बातों में हमने ग्रुप 2 के सारे आयंस क्या कर दिए हैं? कवर। अगले वाली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 3 के बारे में कुछ बातें और बेसिक रेडिकल के बारे में बहुत सारी बातें। ठीक है, पढ़ के आइएगा, DPP सॉल्व करके आइएगा। इसके आगे हम लोग बातचीत करेंगे जल्दी, और तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।